हेलो एंड वेलकम टू किंग मॉक्स। प्री के धमाकेदार रिजल्ट के बाद अब बारी है मेंस के मॉक्स निपटाने की। अगेन लेवल मैंने जो कोशिश की है कि मैं जितना ज़्यादा रिलेवेंट रख पाऊँ उतना ज़्यादा रिलेवेंट रखूँ। मेंस फॉर्मेट पे है, सो इसमें टोटल मिलाकर 45 क्वेश्चंस होने वाले हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस कितने रिलेवेंट है, कितने इंपॉर्टेंट और कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस ने आपको चैलेंज किया है। इसमें हर एक सवाल मैंने खुद से क्यूरेट किया है। साथ ही साथ में ये पूरी कोशिश की गई है कि जितना ज़्यादा नॉलेज आपको इन क्वेश्चन से मिल पाए उतना ज़्यादा नॉलेज मैं इम्पार्ट कर पाऊँ। ठीक है, अगर आप मेंस बैच के स्टूडेंट हो, पेड बैच के स्टूडेंट हो, तो आपको ये मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में मिला होगा, आपने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपको अभी क्या करना है, हर क्वेश्चन जब आपके स्क्रीन पर आएगा, जो भी सवाल, आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे अपने मार्क्स बताने हैं। ठीक है, पीडीएफ कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब बातें बाद में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला सवाल एरर डिटेक्शन का है। सवाल देख लो। लिखा है द स्पोक्सपर्सन अपीयर्ड रिलक्टेंट in responding to questions that sought clarification regarding the government's stance on the controversial amendment, particularly those raised by opposition members during the extended parliamentary session. देख लिया आपने लेवल। क्वेश्चन 4 लाइन का है, काफी लंबा है। प्री में भी ऐसे सवाल बने थे। मैंने कोशिश की है उन्हीं सारे सवालों से कुछ नया सिखा पाऊं आपको। चलो पहले समझते हैं हिंदी क्या लिखा था। लिखा था स्पोक्सपर्सन अपीयर रिलक्टेंट। स्पोक्सपर्सन जो था वो थोड़े से हेजिटेंट थे। वो क्यों? वो जो क्वेश्चंस था उनको रिस्पॉन्ड करने में वो थोड़े से हेजिटेंट थे, खास करके वैसे सवाल जो क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे कि गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, गवर्नमेंट क्या सोचती है कंट्रोवर्शियल जो अमेंडमेंट है उनके बारे में। खास करके जो अपोजिशन के द्वारा रेज किए गए थे उन सारे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट के बारे में पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी पार्टी का स्पोक्सपर्सन है, वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा है उन सवालों का जवाब देने में जो कि अपोजिशन ने उठाए थे। बेसिकली मोटा मोटा ये मतलब है। आइए, अब सेंटेंस चूंकि लंबा है तो हम इसे डायसेक्ट करेंगे। आपको ये चीज सीखना है कि कैसे मैं सोच पा रहा हूं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा क्या क्लॉज है, कौन सा क्या फ्रेज है। ये सारी चीजें आपको सीखनी है मेरे साथ साथ। लिखा है द स्पोक्सपर्सन अपीयर्ड। स्पोक्सपर्सन क्या है यहाँ का सब्जेक्ट? अपीयर्ड। अपीयर्ड क्या है? वर्ब है। खास करके कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। ये रिलेक्टेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। स्पोक्सपर्सन कैसा था? रिलेक्टेंट था। ठीक है, तो स्पोक्सपर्सन अपीयर्ड रिलेक्टेंट इन रिस्पॉन्डिंग। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। रिस्पॉन्डिंग क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है जो कि जेरेंड के फॉर्म में लिखा हुआ है, आईएनजी वाला फॉर्म है। टू क्वेश्चंस, टू प्रीपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। दैट सॉट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्टांस ऑन द कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट। अब यहां से बात को समझना, ये जो लिखा था दैट सॉट और आगे की चीज जो भी लिखी हुई है, ये दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है? बिल्कुल एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है? बिल्कुल है। हम इसे रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं। हम जानते हैं ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के लिए आएगा तो मीनिंग समझना। लिख रहा था कि उन क्वेश्चंस के लिए वो रिलेक्टेंट था जो पूछे गए गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। इसका मतलब क्वेश्चंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये दैट वाला क्लॉज लगा के। तो अगर इसी को अंडरलाइन करके आपसे एग्जाम में पूछे कि ये कौन सा क्लॉज होगा, तो एक रिलेटिव क्लॉज है जो कि इस क्वेश्चंस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आया है। क्या ये बात आप समझ पाए? अब जब हमें इसका सेंटेंस में रोल समझ में आ गया तो एक बार देख लेते हैं इसका डायसेक्शन कैसे होगा। दैट एक रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन है। सॉट वर्ब था जिसका सब्जेक्ट कौन था? दैट, और एंटीसीडेंट दैट का कौन था? क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के लिए सॉट आया था। क्या मांगा गया है? क्लैरिफिकेशन, ऑब्जेक्ट है उसका। रिगार्डिंग एक प्रीपोजिशन है जिसके लिए उसका ऑब्जेक्ट है द गवर्नमेंट स्टांस। ऑन एक प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट। यहां तक हमने चीजें देख ली, आगे बढ़ेंगे। पर्टिकुलरली एलवाई लगा हुआ है तो ये एडवर्ब होगा, पर्टिकुलर से पर्टिकुलरली बना है। पर्टिकुलरली खास करके वैसे सवाल, ये दोज किसके लिए आया है? क्वेश्चंस के लिए आया है। ध्यान देंगे, ये दोज किसके लिए आया है? ये क्वेश्चंस के लिए आया है, कि खास करके उन सवालों का, क्वेश्चंस का, जो कि रेज किए गए थे अपोजिशन के द्वारा। दोज रेज्ड बाय अपोजिशन मेंबर्स। तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, रेज्ड बाय का मतलब है ये पैसिव वॉइस में क्या बोला जा रहा है? दोज, यहां जो चीज मिसिंग है वो है दैट वर रेज्ड बाय। दोज दैट वर रेज्ड बाय, पर उसमें क्या किया गया है? उसको कॉम्पैक्ट रखा गया। दैट वर का इस्तेमाल नहीं करना था तो इन्होंने नहीं किया। तो क्या लिखा है? पर्टिकुलरली दोज रेज्ड बाय अपोजिशन मेंबर्स ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, द एक्सटेंडेड पार्लियामेंट्री सेशन उसका ऑब्जेक्ट है। हमने सेंटेंस को पूरा डायसेक्ट कर लिया, हमने सेंटेंस को अलग अलग फॉर्म में देख लिया। चलिए
अब हम लोग उस पोर्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जहां पे हमें क्लियरली पता है कि यहां एरर नहीं हो सकता, जो चीजें हमने पहले भाप रखी है। आइए, लिखा है द स्पोक्सपर्सन अपीयर्ड रिलक्टेंट, इसमें तो कोई एरर नहीं हो सकता, स्पोक्सपर्सन सब्जेक्ट था, पास्ट में है, अपीयर्ड कैसा था, रिलक्टेंट था। टू क्वेश्चंस को एरर नहीं हो सकता। दैट किसके लिए आ रहा था, क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल आ सकता है। शॉर्ट क्लैरिफिकेशन कोई एरर नहीं है। रिगार्डिंग प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, कोई एरर नहीं है। ऑन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कोई एरर नहीं है। पर्टिकुलरली खास करके एडवर्ब है, कोई एरर नहीं है। दोज क्वेश्चंस के लिए आ रहा है, क्वेश्चंस प्लूरल है, दोज भी प्लूरल है, कोई एरर नहीं है। मैंने बोला था ये पैसिव में है, आप पैसिव बोलते हैं आपके दिमाग में आएगा, फिर इसका बी का फॉर्म कहां है, तो वो अंडरस्टूड है। एक्चुअली था दोज दैट वर, पर वो लिखा नहीं गया है, इसका मतलब पैसिव में है, बिल्कुल ठीक है। रेज्ड बाय अपोजिशन मेंबर्स ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, एक्सटेंडेड पार्लियामेंट्री सेशन उसका ऑब्जेक्ट है। मैंने इस वाले पोर्शन को नहीं काटा। क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहां पे एक एरर है जो मुझे क्लियरली दिख रहा है। क्या एरर है, नोट डालो और लिखो, रिलक्टेंट टू डू समथिंग। आप जब किसी सेंटेंस में रिलक्टेंट टर्म का इस्तेमाल करते हो ना, जिसका मतलब होता है हेजिटेंट, रिलक्टेंट, ऐसी चीजों का, तो उसके बाद इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। ठीक है, आप वहां पे कभी भी प्रीपोजिशन प्लस जेरेंट का इस्तेमाल नहीं करते। मैं ये नहीं बोलता कि आई एम रिलक्टेंट इन गोइंग टू स्कूल, मैं बोलूंगा आई एम रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। ठीक है, सो रिलक्टेंट के बाद इंफिनिटिव आता है, लिख देता हूं यहां पे, रिलक्टेंट के बाद इंफिनिटिव आता है। यहां क्या एरर था, एक प्रीपोजिशन लगा के प्लस जेरेंट कर दिया गया था, विच इज इनकरेक्ट। आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन। बोलो ये चीज समझ में आई है क्या? अब मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गया, वरना नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में मैं 7-8 मिनट में समझाता हूं, पर आप मेंस के स्टूडेंट हो, आप मेंस का मॉक दे रहे हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतनी बेसिक बात तो आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो वो चीजें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये फिलर का सवाल है। लिखा है द रेगुलेटर्स रिलक्टेंस टू एक्ट डिसाइसिवली वाज इंटरप्रेटेड एज अ साइन ऑफ डैश rather than deliberate inaction given the legal complexities involved। पहले मीनिंग समझ लो। कह रहा है रेगुलेटर का जो रिलक्टेंस है ना, जो हेजिटेंट है वो, कि नहीं रेगुलेटर जो है वो किसी चीज के लिए मान रहा, किस चीज के लिए, कि वो कोई डिसीजन ले, टू एक्ट डिसाइसिवली। रेगुलेटर का जो हेजिटेंस है कि वो एक्शन ले, वो डिसीजन ले, उसे इंटरप्रेट किया गया था एक साइन ऑफ डैश की तरह, ना कि एक डेलिबरेट इनएक्शन की तरह। डेलिबरेट मतलब क्या होता है, जानबूझकर। इनएक्शन मतलब होता है एक्शन ना लेना। तो उसे ऐसे नहीं देखा गया था कि वो जानबूझकर एक्शन नहीं ले रहा, बल्कि ऐसे देखा गया था, जो कि डैश है, गिवन द लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीगल पेचीदगियां थी, इसके अंदर बहुत सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज थी। ठीक है, आइए चेक करते हैं। लिखा हुआ रेगुलेटर का जो रिलेक्टेंस है डिसीजन लेने में, उसे इंटरप्रेट किया गया था कि वो एक साइन ऑफ डैश था, न कि जानबूझकर किया गया कोई इनएक्शन, क्योंकि उसमें बहुत सारे लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज थे। आसान भाषा में समझाऊं तो वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि डैश की वजह से ऐसा कर रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज थे। ये ना आपके लिए गेम चेंजर है। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां प्रोवाइड किया गया ना, गिवन द लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, ये गेम चेंजर है। ठीक है, क्यों बताता हूं, देखो क्या लिखा था, ऑप्शन फिलअप करते हैं। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब होता है कि जब आप जानबूझकर किसी चीज में डिसइंटरेस्टेड होते हो, आप उसके ऊपर दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन यहां तो बोला गया कि जानबूझ के नहीं, बल्कि डैश की वजह से। तो जानबूझ के वाला जो ऑप्शन है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अपैथी का मतलब होता है कि आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। यहां तो ये सेंस नहीं है, इसमें तो फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, है ना। कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपको उसको लेकर कुछ फील ही नहीं हो रहा, आप अपैथेटिक हैं। यहां तो फीलिंग्स इन्वॉल्व है, यहां एक्शन की बात हो रही थी। नेग्लिजेंस मतलब होता है जब आप जानबूझकर काम नहीं करते। अभी तो बोला जा रहा है साफ साफ कि जानबूझकर नहीं किया गया। इसका मतलब क्या वर्ड बचता है, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि आप एक्शन नहीं ले रहे। क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे, आप चाहते भी होंगे तो भी एक्शन नहीं ले पा रहे। ये गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, आप जानबूझकर भी एक्शन नहीं ले पा रहे। आप ऑन अ स्टेट, आप एक स्टेशनरी स्टेट पे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे, ये आप जानबूझकर नहीं कर रहे। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया। अब जहां पे भी नए वर्ड्स इन्वॉल्व हैं, उसको लेके मैंने स्लाइड बना दिया है। इनर्शिया, लैक ऑफ एबिलिटी और विलिंगनेस। सिनोनिम्स हैं इसके, इनएक्टिविटी, स्लगिशनेस, आइडलनेस, स्टैग्नेशन। एंटोनिम है एक्शन, एनर्जी, डायनामिज्म, एक्टिविटी। अब देखो, अगर मैं हर एक वर्ड पढ़ूंगा, क्योंकि आगे बहुत सारे में मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड लगवाया है, अगर मैं हर एक वर्ड पढ़ूंगा तो आप समझ सकते हो कि ये वीडियो 3 घंटे का होगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये पीडीएफ डाउनलोड करके
आप पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। ये पीडीएफ आपको जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मिल ही जाएगा, आपके कंटेंट के साथ ही आ जाएगा। जो पेड बैच के स्टूडेंट्स नहीं है, आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप इसको ऐप पे भी जाकर एक्सेस कर सकते हो। क्यूइंग हमारे ऐप का नाम है, इसका डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन, सॉरी टेलीग्राम का लिंक और क्यूइंग ऐप का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऐप से डाउनलोड करने जाओगे तो ऐप पे जाना, वहां पे फ्री पीडीएफ का एक सेक्शन है, ठीक है। वहां पे टीयर 2 मॉक टेस्ट या ऐसा करके मैं एक फोल्डर बना दूंगा और उसके अंदर मैं ये वाला डाल दूंगा मॉक टेस्ट 1 के नाम से, ठीक है। आप वहां से जाके एक्सेस कर लेना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आप चाहो तो पहले ट्राई कर लो, फिर वीडियो देखो, या वीडियो देख लिया है तो सिर्फ और सिर्फ आप उसमें वो कैब इंपॉर्टेंट वाले नोट कर लेना, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ये ऐप पे भी मिल जाएगा, मैंने बता दिया पीडीएफ कहां से मिलेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है, बाय ओपनली क्रिटिसाइजिंग पॉपुलर ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया द ऑथर चोज टू डैश रिस्किंग बैकलैश फॉर द सेक ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। क्या है, इडियम का सवाल है। क्या बोला जा रहा है कि जब उस सोशल मीडिया, जब वो ऑथर जो था उसने जब सोशल मीडिया पे बिल्कुल खुल के क्रिटिसाइज किया, किसे क्रिटिसाइज किया, पॉपुलर ओपिनियन को। मतलब जब जो दुनिया, पूरी दुनिया जो कह रही है वो उसके अपोजिट में जब बोलना उसने स्टार्ट किया, तो ऑथर ने डैश किया कि, और साथ ही साथ में रिस्क भी ले लिया कि अब उसको अपने इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के लिए, मतलब जो समझदारी है उसके लिए अब उसको बैकलैश मिलेगा। बैकलैश मतलब अब क्रिटिसिज्म मिलेगा, अब गालियां मिलेंगी। तो मुद्दा क्या है कि मान लेते हैं कि पूरी दुनिया कह रही है कि लेट्स से गौतम गंभीर इज अ वेरी गुड कोच, ठीक है, या सपोज आप पूरी दुनिया कह रही है गौतम गंभीर इज अ वेरी बैड कोच। आपने क्या किया, आपने जाकर सोशल मीडिया पे लिख दिया कि गौतम गंभीर इज नॉट दैट बैड, वो अच्छे कोच हैं। अब क्या होगा, अब पूरी दुनिया आपको गालियां देना स्टार्ट करेगी। तो इसका मतलब यह है कि उसने जब ओपनली क्रिटिसाइज किया, जो पॉपुलर ओपिनियन था उसको, तो ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने जंप द गन किया, ऑथर ने सिट ऑन द फेंस किया, ऑथर ने स्विम अगेंस्ट द करंट किया, या ऑथर ने होल्ड वाटर किया। क्या होगा आंसर, आप खुद बताओ। जंप द गन का मतलब क्या होता है, अनफेयर एडवांटेज उठाना किसी चीज के ऊपर, पढ़ाया है मैंने आपको, तो ये तो नहीं हो सकता। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है जब आप डिसीजन लेने में एबल नहीं होते, ये भी नहीं हो सकता। होल्ड वाटर का मतलब होता है लॉजिकल होना। तो उसने ओपनली क्रिटिसाइज किया, तो ऑथर ने क्या लॉजिकल रास्ता अपनाया जिसकी वजह से बैकलैश मिलेगा, नहीं। उसने स्विम अगेंस्ट द करंट किया। स्विम अगेंस्ट द करंट एक इडियम है, आप देख लो कितना आसान है। करंट मतलब धारा का प्रवाह इस तरफ है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, और आप क्या कर रहे हैं, आप उल्टे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। मतलब यह है कि पूरी दुनिया का ओपिनियन ये वाला है, आप उसका उल्टा बोल रहे हो, इसका मतलब आपको बैकलैश फेस करने को मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो आंसर क्या है, स्विम अगेंस्ट द करंट, धारा के उल्टे दिशा में तैरना, ठीक है। आ जाओ, जब तक गन का मतलब मैंने बता दिया कि कुछ समय से पहले करना, ठीक है। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना। स्विम अगेंस्ट द करंट का मतलब होता है अपना ओपिनियन जो है वो रखना जबकि मेजोरिटी कुछ और कह रही है। होल्ड वाटर का मतलब होता है लॉजिकल होना, राइट। आगे बढ़े, अगला ये है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ये वाला क्वेश्चन प्री में बहुत पूछा, स्टूडेंट्स बड़े परेशान थे, तो मैंने मेंस में भी डाल दिया, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि अंडरलाइंड वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। आइए देखते हैं अंडरलाइंड वर्ड कैसे यूज किया गया। लिखा है द कमिटी एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न ओवर द माउंटिंग प्रेशर फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। कमिटी ने एक्सप्रेस किया कि उसे बहुत ज्यादा कंसर्न है जो प्रेशर माउंट हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। हमसे पूछा गया है माउंटिंग का आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस में माउंटिंग का क्या कंटेक्स्ट है, कैसे यूज किया गया है। तो देखो, माउंटिंग प्रेशर बोला गया है, माउंटिंग प्रेशर बोला गया है। हिंदी अगर में हम बोले तो बढ़ता हुआ प्रेशर, उसे माउंटिंग प्रेशर कहा गया है। अच्छा, अब आप ये बात समझना कि माउंट एक्चुअली तो एक वर्ब होता है ना। माउंट एक वर्ब होता है जिसमें क्या किया गया है कि माउंट के आगे आईएनजी लगा के एक नया वर्ड माउंटिंग बना दिया गया है। अब ऐसा 3 कंडीशन में हो सकता है। पहला कंडीशन, जब ये आपके सेंटेंस का मेन वर्ब हो, मेन वर्ब हो। हमें ये बात तो यहीं से समझ में आ रही है कि ओवर जो लिखा है ये हमारा प्रीपोजिशन है, तो आगे जो होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एक नाउन होगा, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये वाला वर्ड आया है। इसका मतलब ये है कि ये तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहां मेन वर्ब की बात कहां से आ गई, मेन वर्ब तो है ही नहीं, हमारा सब्जेक्ट है कमिटी, मेन वर्ब है एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब ये वाला जो वर्ड है ये मेन वर्ब तो नहीं हो सकता। अगर ये वर्ड मेन वर्ब नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वर्ब वाला ऑप्शन तो कट गया। अच्छा, अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ये जेरेंड हो क्योंकि आईएनजी है, या तीसरा हो सकता है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। यही 3 चीजें पॉसिबल है, आईएनजी है इसमें।
अच्छा, कोई चीज अगर जेरेंड है या कोई चीज अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि अगर ये जेरेंड होगा तो ये एक नाउन होगा, और अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो ये एक एडजेक्टिव होगा। दोनों में यही डिफरेंस है, राइट? अगर ये एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद एक नाउन भी होना चाहिए जिसके बारे में ये कुछ बताए कि ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है, जो भी है। आई, यहां लिखा था ओवर, जो कि प्रेपोजिशन था। अगर ये प्रेपोजिशन था तो क्या माउंटिंग उसका नाउन है? नहीं, नाउन तो यहां प्रेशर है। इसका मतलब ये नाउन वाला जगह तो यहां बचा ही नहीं है, तो ये जेरेंड भी नहीं है। अच्छा, अब क्या है? प्रेशर जो कि माउंट हो रहा है, प्रेशर जो कि माउंट हो रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब हमारे ऑप्शन में एडजेक्टिव भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, लेकिन अब खुद बताओ ज्यादा स्पेसिफिक क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि एडजेक्टिव है? हालांकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पर पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये वर्ब से बना है। हम जानते हैं जब भी हम वर्ब का इस्तेमाल करके आईएनजी लगा के उसे एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कराने लगे तो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अगर हमारे ऑप्शन में मान लो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह प्रीपोजिशन लिखा होता, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, तो फिर हमारा आंसर एडजेक्टिव होता, क्योंकि है तो ये एडजेक्टिव ही, पर स्पेसिफिकली अगर हमारे ऑप्शन में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फिर स्पेसिफिकली तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आंसर होगा। तो आंसर कौन सा है भाई साहब? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? यहां से हमने क्या सीखा? माफ कीजिएगा, यहां से हमने क्या सीखा? जेरेंड एक नाउन का काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है, मेन वर्ब होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब वाला कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये एक रीअरेंजमेंट का सवाल है। लिखा है कि एवरी जियोलॉजिकल पीरियड हैज बीन डोमिनेटेड बाय वन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। हर जियोलॉजिकल पीरियड जो है उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ने डोमिनेट किया है। एज कंडीशंस चेंज टू दोज ऑफ अ न्यू पीरियड, जैसे कंडीशंस बदलते गए हैं नए पीरियड के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इमर्ज्ड इनटू डोमिनेंस। जैसे जैसे समय बीतता गया ना, वैसे वैसे एक नया फॉर्म ऑफ लाइफ या नए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमिनेंस में आते गए। ये S1 है, जिसका मतलब है ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, और ये सबसे पहला लाइन है। आई, अगला है S6, द ओरिजिन ऑफ कंप्लीटली न्यू बायोलॉजिकल सिस्टम्स इज कंपैरेटिवली रेयर। जो ओरिजिन है नए बायोलॉजिकल सिस्टम का, ये बहुत रेयर है। सो कंसिक्वेंटली ओनली अ फ्यू मेजर टाइप्स हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसीलिए बहुत कम जो मेजर टाइप्स हैं वो डेवलप हुए हैं एज अ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। ये वाला क्या होगा? फिक्स्ड है, लास्ट है और फिक्स्ड है। तो पहला और आखिरी हमें पता चल गया, बीच के चार हमें अरेंज करने। आइए देखते हैं। लिखा है इंडिविजुअल शिफ्ट्स रिलाई ऑन अपॉर्चुनिटी। जो इंडिविजुअल शिफ्ट होते हैं वो रिलाई करते हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर, इकोलॉजिकल एक्सेस के ऊपर, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू अडेप्टेशन के ऊपर। न्यू अडेप्टेशन को कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर। क्यों में कैरेक्टरिस्टिकली दीज शिफ्ट्स आर रैपिड एंड आर फॉलोड बाय अ बाउट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए तो ये जो शिफ्ट्स हैं ये एक अडेप्टिव रेडिएशन को फॉलो करते हैं into a new ecological zone, एक नए इकोलॉजिकल जोन में, फॉर एग्जांपल विद द इमर्जेंस ऑफ लाइफ ऑन लैंड। जैसे ही जो पृथ्वी पे जो लाइफ का उद्गम हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था। आर में है विद इन ईच पीरियड, हर पीरियड में नेचुरल सिलेक्शन हैज क्रिएटेड अ वास्ट अरे ऑफ अडेप्टिव एक्सपेरिमेंट्स कल्मिनेटिंग इनटू अ ब्रेक थ्रू टू अ न्यू बायोलॉजिकल सिस्टम दैट मे क्रॉस द इकोलॉजिकल बैरियर टू द नेक्स्ट पीरियड। हर पीरियड में नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक वास्ट अरे ऑफ अडेप्टिव एक्सपेरिमेंट को पैदा करती है, जिसका अंत होता है एक नया बायोलॉजिकल सिस्टम बनके, जो कि इकोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस भी कर सकता है अगले पीरियड में। एस में है every breakthrough of shift in dominance is dependent to on ones that have occurred before, so the process of evaluation is progressive। हर ब्रेक थ्रू जो है शिफ्ट में वो डिपेंड करता है अपने पिछले वाले पे, इसलिए इवोल्यूशन जो है ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है। ठीक है, इवोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है। Now, first thing that comes to my mind when I see this question is skip it। एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आपके आ जाएगा तो 5 नंबर छोड़ के आगे बढ़ जाना। क्यों? 2 रीजन है। पहला, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेंशन डिमांड करता है। अगर आपको ये पता है कि इसके बाद 40 और क्वेश्चन आने वाला है तो आपके अंदर एक थोड़ी सी बेचैनी होती है और आप पूरा फोकस ऐसे क्वेश्चंस पे नहीं कर पाओगे। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती अगर मैं स्टूडेंट होता कि इतने लेंदी सवाल को जिसका लैंग्वेज इतना टफ है मैं लास्ट में करूंगा, तो इस क्वेश्चन को स्किप करके एग्जाम में आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब मैं तो एग्जाम नहीं दे रहा तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। मैंने आपको हिंदी समझा दिया सेंटेंस का, पर आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा क्योंकि लैंग्वेज बहुत टफ है। ठीक है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। देखो क्या है, S1 में ये लिखा हुआ है ना कि हर बार जब जियोलॉजिकल पीरियड चेंज होता है, मतलब जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, वक्त जैसे जैसे बीतता है, एक नया पीरियड आता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमिनेंस में आते हैं।
किसी दौर में पूरे दुनिया में डायनासोर बहुत ज्यादा डोमिनेंस में होंगे, फिर वो खत्म हो गए, फिर कोई और जानवर डोमिनेंस में हुआ होगा, फिर वो खत्म हो गए, फिर शायद इंसान डोमिनेट कर रहा होगा, अभी शायद कोई और ऑर्गेनिज्म डोमिनेट करेगा। तो हर पीरियड में कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमिनेट करता है। ठीक, S6 में क्या लिखा हुआ था, आसान भाषा में समझा रहा हूं कि जो नए बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है ना वो बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए बहुत कम टाइप्स हैं जो सरवाइव कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायनासोर के खत्म होने के बाद सीधा इंसान बना होगा, अंदाजा मार रहा हूं, एग्जांपल बता रहा हूं आपको। बीच में और भी बहुत किस्म के बायोलॉजिकल वैरायटीज आई होंगे लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए। हम सब जानते हैं ना डार्विन की थियरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहां पे बोला जा रहा है कि ये बहुत रेयर है कि कोई अपने हिसाब से, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को बदल ले, ये बहुत रेयर चीज है। तो बहुत कम टाइप्स है जो सर्वाइव कर पाते हैं। ये S6 है। पी में क्या लिखा हुआ था कि ये जो इंडिविजुअल शिफ्ट है ये रिलाई करता है अपॉर्चुनिटी के ऊपर, इकोलॉजिकल एक्सेस के ऊपर और डेवलपमेंट ऑफ न्यू अडेप्टेशन के ऊपर। अब सोचो, क्या हम S1 के बाद पी को बिठा सकते हैं? पी में बोला जा रहा था हर जियोलॉजिकल पीरियड जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को डोमिनेंस में लेकर आता है, और पी में बोला गया कि इंडिविजुअल शिफ्ट जो है वो रिलाई करता है। ये इंडिविजुअल शिफ्ट की बात अभी की कहां गई है? S1 में तो सिर्फ ये बताया गया है कि हर बदलते हुए युग के साथ नए ऑर्गेनिज्म डोमिनेट करते हैं। पी का तो कोई संबंध ही नहीं है, मतलब पी वाला ऑप्शन तो सबसे पहले काट दो, नहीं हो सकता, पी से स्टार्ट था। चलो क्यू पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिकली अगर देखा जाए कैरेक्टर के हिसाब से, ये जो शिफ्ट्स हैं, दीज शिफ्ट्स, अगर हम क्यू से सेंटेंस को स्टार्ट करें और वन के बाद बिठा के देखें तो कहां वन में शिफ्ट का जिक्र था? क्या S1 में कहीं पे शिफ्ट का जिक्र था? नहीं था। तो फिर यहां दीज क्यों लिख रहा है? दीज का मतलब क्या है कि पहले जरूर शिफ्ट का जिक्र कहीं पे हुआ होगा, लेकिन अगर हम S1 के बाद क्यू को बिठाते हैं तब तो शिफ्ट का जिक्र ही नहीं है, जिसका मतलब है क्यू वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप नोट कर पाओ तो दोनों में आर से स्टार्ट है। इसका मतलब ये चीज तो फिक्स हो गई भैया कि आर हमसे हमारा शुरू होने वाला है। आर में क्या था? हर पीरियड में, देखो यहां बोला गया ना कि जियोलॉजिकल पीरियड बदलता है, फिर क्या बोला जा रहा है? हर पीरियड में नेचुरल सिलेक्शन होता है, बहुत सारे एरे ऑफ एडेप्टिव एक्सपेरिमेंट के बाद जो खत्म होता है नए बायोलॉजिकल सिस्टम को बना के, जो कि इकोलॉजिकल बैरियर को अगले पीरियड में क्रॉस कर देता है। कहने का मतलब है कि हर पीरियड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डोमिनेंस में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन खत्म वही कर पाते हैं जो इकोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करके अगले अगले बैरियर में पहुंच जाए, जो इकोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करके अगले बैरियर में पहुंच जाए। ये आर नंबर था। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल बताया गया है क्या पैसेज में कि जिसने इकोलॉजिकल बैरियर को अगले पीरियड में क्रॉस किया? तब हम समझ पाएंगे कि आर के साथ वो कनेक्टेड है। आज एग्जाम्पल बताया गया था, क्यू में बोला गया था कि जैसे कि लैंड पे लाइफ स्टार्ट हुआ, ये एक इकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस करने का एग्जाम्पल है ना। हो सकता है पहले आसमान में रहते हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है पहले लोग आसमान में रहते हो सकता है जमीन के अंदर रहते हो सकता है गुफाओं में रहते हो। जमीन पे जब आना स्टार्ट हुआ तो ये एक इकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस करने का ही तो एग्जाम्पल है। तो आर में एक फैक्ट बताया गया, क्यू में उसका एग्जाम्पल बताया गया। आपको नहीं लगता है कि दोनों कनेक्टेड है आपस में? तो आर के बाद क्या होना चाहिए था? क्यू होना चाहिए था। ऑप्शन पे आइए, आर के बाद एस है, आर के बाद क्यू है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है जिस तरीके से आपने बनाया होगा वो मेरे तरीके से डिफरेंट है, एंड यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। आपको जैसे बनाना है बनाओ, मुद्दा यह है एग्जाम में सही बनना चाहिए, समय पर बनना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आर को पकड़ के बनाया है, हो सकता है आप एंडिंग पकड़ के बना लेते, हो सकता है आप मिडिल का कोई पेयरिंग कर लेते, आपके ऊपर है कंप्लीटली। ठीक है, इसीलिए जैसे बनाना है बनाओ, मुद्दा बस ये है कि समय पर बनना चाहिए, सही बनना चाहिए। मेरे हिसाब से यह तरीका मुझे ठीक लगा, मैंने इस तरीके से आपको बताया है। 6 नंबर पे आते हैं, यह है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल। यह भी हाल फिलहाल में बहुत पूछा गया था, तो इसको भी मैंने इंक्लूड किया है। देखा है, द कमिटी फुली अंडरस्टूड द इंप्लीकेशंस ऑफ द प्रपोजल बिफोर इंडोर्सिंग इट यूनानिमसली। ठीक है, अब देखो मैं इसको मैं ग्रामेटिकल अप्रोच ले सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या ये सिंपल सेंटेंस है, मैं उस तरीके से नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस तरीके से क्वेश्चंस को सुनना चाहते हैं क्योंकि उनको ग्रामेटिकली एक्यूरेट रहना है। आई अंडरस्टैंड, पर हम मॉक्स बना रहे हैं, मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा। मैं अगर उतना ब्रेक करने जाऊंगा तो 3 घंटे का लेक्चर खाली इसी क्वेश्चन मुझे देना पड़ेगा। तो मैं वो बेस्ट अप्रोच चुन रहा हूं जिससे सारे टीचर्स भी एग्री करेंगे कि कॉमन सेंस लगाइए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में सबसे पहली चीज जो है वो कॉमन सेंस। कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा बहुत ग्रामर लगेगा, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है? द कमिटी फुली अंडरस्टूड द इंप्लीकेशंस। कमिटी जो है वो पूरी तरीके से समझ गई जो परिणाम थे प्रपोजल के, इसको इंडोर्स करने से पहले, इसको हामी भरने से पहले कमिटी पूरी तरीके से समझ गई। आइए ऑप्शन पे, द कमिटी डिड नॉट फेल टू अंडरस्टैंड। कमिटी को समझना था और वो इस चीज में फेल नहीं हुई, तो मोटा मोटा बात तो वही कहा जा रहा है कि कमिटी समझ गई है।
implications of the proposal before endorsing it unanimously. The committee hardly understood. कमिटी नहीं समझी थी. क्या ये सेंटेंस और ये सेंटेंस इक्वल है? ऑब्वियसली नहीं. गलत होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहां बोला जा रहा था उसने फुली समझ लिया, यहां बोला जा रहा था शायद ही समझा है. मीनिंग तो चेंज हो जा रहा है. आगे, द कमिटी डिड नॉट मिसअंडरस्टैंड द इंप्लीकेशंस ऑफ द प्रपोजल बिफोर एंडोर्सिंग इट यूनिवर्स. नाउ दिस इज वेरी ट्रिकी. और बहुत अच्छा सवाल है. क्या बोला गया देखो, ए और सी में क्या डिफरेंस है समझना. ए में बोला गया कि उसे कोई काम समझना था और वो उसमें फेल नहीं हुआ, तो क्या मैं ये इंप्लाई करूं कि वो समझ गया? हाँ जी, वो समझ गया. यहां क्या था, उसे कुछ चीज समझना था पर वो उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहा. वो उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहा. क्या इसका पूरा मीनिंग ये कन्वे कर पा रहा है? यहां बोला जा रहा था कि उसने पूरा समझ लिया, कमिटी ने पूरा समझ लिया. यहां बोला जा रहा है कमिटी गलत नहीं समझी. पूरा समझ जाना और गलत नहीं समझना क्या दोनों सेम बात है? ऑब्वियसली सेम नहीं है, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता. अगला, द कमिटी स्केर्सली अंडरस्टूड. ये तो हार्डली अंडरस्टूड का ही सिनोनिम दे दिया कि भैया उसको समझ ही नहीं आया, तो ये तो गलत है. आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए. क्या मेरी बात समझ में आई है? 7 नंबर पर है, लिखा है द मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट्स द डिपार्टमेंट टू इंप्लीमेंट द रिवाइज्ड गाइडलाइंस विदाउट अननेसेसरी डिले. मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट करती है डिपार्टमेंट को कि वो इंप्लीमेंट करे रिवाइज्ड गाइडलाइंस को बिना किसी देरी के. क्या लिखा है? चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट चेंजेस द वॉइस ऑफ द सेंटेंस. हमें क्या करना है? हमें सेंटेंस का वॉइस चेंज करना है. अभी कौन से वॉइस में? एक्टिव में. हमें उसको पैसिव में चेंज करना है. आइए, बार बार मैंने समझाया आपको, जब भी नरेशन वॉइस का सवाल आएगा केवल और केवल वर्ब पकड़ना है आपको. क्या लिखा है? द मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट्स, वर्ब है. अब देखो, क्या ये वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है क्या? अगर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हमें इसका वॉइस चेंज करना पड़ेगा. लिखा है द मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट्स द डिपार्टमेंट. अगर मैं पूछूं द मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट्स हुम, तो आंसर होगा द डिपार्टमेंट. इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें एक जगह पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिला है, मतलब हमें इसको पैसिव करना पड़ेगा, तो ये एक पैसिव में चेंज होगा. आगे बढ़ो. टू इंप्लीमेंट, अब ये ठीक है इंफिनिटिव ही है, पर ये अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो लेकर आ रहा है, क्योंकि सेमी वर्ब का काम तो अभी भी कर रहा है. तो टू इंप्लीमेंट व्हाट? टू इंप्लीमेंट द रिवाइज्ड गाइडलाइंस. तो ये आपका वर्ब था और ये उसका ऑब्जेक्ट था, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां भी मिला, तो दूसरा ये बदलेगा, तो पहला एक्सपेक्ट्स बदलेगा, दूसरा इंप्लीमेंट बदलेगा. विदाउट अननेसेसरी डिले, ये तो प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट है, इसका तो कुछ लेना देना नहीं. तो हमारे सेंटेंस में दो वर्ब था, एक्सपेक्ट्स और टू इंप्लीमेंट. आइए चेंज करते हैं. लिखा है द डिपार्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड. अब सोचना, एक्सपेक्ट्स का ऑब्जेक्ट कौन था? डिपार्टमेंट. इस बात का ध्यान रखेंगे. इंप्लीमेंट का ऑब्जेक्ट कौन है? द रिवाइज्ड गाइडलाइंस. आइए, लिखा है द डिपार्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड. बिल्कुल ठीक है, एक्सपेक्ट्स को आर एक्सपेक्टेड में चेंज करेंगे. टू इंप्लीमेंट द रिवाइज्ड गाइडलाइंस हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. द रिवाइज्ड गाइडलाइंस आर एक्सपेक्टेड. अब देखो, आर एक्सपेक्टेड तो किया, पर ऑब्जेक्ट का यूज किसका कर रहा है? द रिवाइज्ड गाइडलाइंस का. लेकिन द रिवाइज्ड गाइडलाइंस तो इंप्लीमेंट का ऑब्जेक्ट था, एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट तो डिपार्टमेंट था. गलत है, मिसप्लेस्ड है. आगे बढ़े यहां से. द रिवाइज्ड गाइडलाइंस आर एक्सपेक्टेड, फिर से वही, पैसिव तो किया पर इसका ऑब्जेक्ट इसने खुद से बदल दिया. किसे बना दिया? द रिवाइज्ड गाइडलाइंस को. नहीं हो सकता. अगला, द डिपार्टमेंट्स वर एक्सपेक्टेड. भैया पास्ट टेंस कैसे होगा? यहां तो एक्सपेक्ट्स लिखा होता प्रेजेंट टेंस. टेंस का चेंज अलाउड है क्या वॉइस में? नहीं है. आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं. एरर डिटेक्शन का सवाल है. लिखा द पैनल having carefully evaluated the potential risks and long term consequences associated with the policy shift. पैनल जब उन्होंने बहुत अच्छे से इवेल्युएट कर लिया कि इसके अंदर क्या रिस्क है और इसके लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होंगे जो कि एसोसिएटेड है पॉलिसी शिफ्ट से, उन्होंने रिकमेंड किया दैट द ड्राफ्ट गाइडलाइंस टू बी इंप्लीमेंटेड ओनली आफ्टर फर्दर डिलिबरेशन. उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं उनको तभी इंप्लीमेंट किया जाएगा जब इसके बारे में और सोच विचार लिया जाएगा, सो एज टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन को अवॉइड किया जा सके और अननेसेसरी पब्लिक क्रिटिसिज्म को भी अवॉइड किया जा सके. आइए, अब हमें क्या करना है भैया इस सेंटेंस को हमें एरर ढूंढना है. पहले हम डाइसेक्ट कर लें सेंटेंस को. हिंदी तो समझ गए. लिखा द पैनल, सब्जेक्ट है यहां का. Having carefully evaluated the potential risks and long-term consequences. ये क्या है? आपको दिख रहा होगा having, have के आगे ing लगा के बनाया गया है, जिसका मतलब है ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है यहां पर. अब मैं इसको पार्टिसिपल क्यों बोल रहा हूं, मैं इसको जेरेंड क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि ये कहीं पे भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा. यहां पे क्या हो रहा है? पैनल ने क्या एक्शन लिया उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये पैनल के एक्शन को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है, तो पार्टिसिपल का काम कर रहा है. क्या बोला जा रहा है? पैनल जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने केयरफुली एवेल्युएट किया. ये इवैल्यूएट करने का सब्जेक्ट कौन है? पैनल ही है. तो क्या लिखा है? द पैनल हैविंग केयरफुली इवैल्यूएटेड.
ठीक है, हैविंग प्लस V3 का फॉर्म लगता है, बिल्कुल ठीक है, हैविंग प्लस V3 का फॉर्म है। क्या इवेल्युएट किया? द पोटेंशियल रिस्क, इवेल्युएट का ऑब्जेक्ट है ये, एंड लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस ऑब्जेक्ट है, एसोसिएटेड विद द पॉलिसी शिफ्ट। अब आपको दिख रहा होगा ये एसोसिएटेड जो है ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, मतलब ये कौन सा पार्टिसिपल है? ये पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं इसको पास्ट पार्टिसिपल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि समझना यहां क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था जो जुड़े हुए हैं पॉलिसी शिफ्ट के साथ। कौन जुड़े हुए हैं? परिणाम जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कंसिक्वेंसेस, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वाला फ्रेज आया है, एसोसिएटेड विद पॉलिसी शिफ्ट। तो कल को मान लो इसको अंडरलाइन कर दिया गया, एग्जाम में आपसे पूछा गया ये कौन सा फ्रेज है, तो क्या बोलोगे? ये पार्टिसिपल फ्रेज है। कौन से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? कंसिक्वेंसेस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्या यहां तक की मेरी बात आपको समझ में आ गई है? तो मैंने क्या बोला? पैनल जिन्होंने केयरफुली इवैल्यूएट किया था पोटेंशियल रिस्क को और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस को, जो कि पॉलिसी शिफ्ट के साथ एसोसिएटेड है। यहां तक बात खत्म होगी। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो मैंने यहां पे लिखा है, ये पूरा का पूरा समझना कि इस पैनल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहा है। हमारा मेन वर्ब कहां है? मेन वर्ब यहां है। तो पैनल हमारा सब्जेक्ट था, मार्क कर दे रहा हूं येलो हाइलाइटर से। पैनल हमारा सब्जेक्ट था, उसका वर्ब क्या था? रिकमेंडेड था। अच्छा, क्या रिकमेंड किया? तो दैट लगा के अब यहां से एक नाउन क्लॉज स्टार्ट हो रहा है जो रिकमेंडेड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो क्या लिखा है? द पैनल रिकमेंडेड दैट कंजंक्शन द ड्राफ्ट गाइडलाइंस सब्जेक्ट टू बी इंप्लीमेंटेड वर्ब only after further deliberation prepositional object so as conjunction to avoid administrative confusion, ताकि क्या किया जा सके? अवॉइड किया जा सके एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन को एंड अननेसेसरी पब्लिक क्रिटिसिज्म। अवॉइड का ऑब्जेक्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन और अननेसेसरी पब्लिक क्रिटिसिज्म। अब हमने सेंटेंस को अलग अलग कर लिया है, तो मोटा मोटा हमने क्या समझा है? हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है पैनल, हमारे सेंटेंस का वर्ब है रिकमेंडेड। ठीक है, आई क्लीन कर रहा हूं और अब मैं आपको समझा रहा हूं इसमें एरर कहां पर है। देखो क्या लिखा हुआ था? द पैनल सब्जेक्ट है, हैविंग केयरफुली इवैल्यूएटेड द पोटेंशियल रिस्क्स एंड लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद द पॉलिसी रिकमेंडेड, वर्ब है रिकमेंडेड दैट। जब भी मैं रिकमेंड देखता हूं ना, मेरा तुरंत चमकता है कि इसके साथ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होगा अगर हम दैट लगा के कोई क्लॉज बना देते हैं तो। ये मैंने आपको 10 एक बार कम से कम समझाया है कि अगर कहीं पे रिकमेंड हो जाए, एडवाइस हो जाए, ऐसी चीजें हो जाए, तो उनके साथ हमेशा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगेगा अगर दैट क्लॉज उसके बाद आता है तो यहां क्या लिखा हुआ था? रिकमेंडेड दैट द ड्राफ्ट गाइडलाइंस, सब्जेक्ट है, टू बी इंप्लीमेंटेड। क्या आपको याद है कि अगर हम पैसिव में लिखेंगे तो बी प्लस V3 लिखेंगे, वरना एक्टिव में लिखेंगे तो बेस फॉर्म होगा? क्या याद आ रहा है आपको कि हमेशा हम जब भी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिखते हैं तो वैसे केस में पैसिव में बी प्लस V3 होता है और एक्टिव में बेस फॉर्म होता है। ये सेंटेंस पैसिव में था, गाइडलाइंस किसी को इंप्लीमेंट नहीं करेगा, गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहां पे लिखा था टू बी इंप्लीमेंटेड। ये टू कहां से आ गया दोस्त? गलत है या नहीं है? बिल्कुल गलत है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन क्या होगा? रिमूव टू। रिकमेंडेड दैट द ड्राफ्ट गाइडलाइंस बी इंप्लीमेंटेड। ऐसे सवाल मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, देख लेना, यूट्यूब पे भी वीडियो है। आगे बढ़े, फिर से आ गया S1 S6 वाला सवाल। क्या लिखा है कि टेम्परेचर इंडिकेट्स द रिलेटिव डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और हीट ऑफ अ सब्सटेंस। जो टेम्परेचर है वो इंडिकेट करता है रिलेटिव डिग्री या मॉलिक्यूलर एक्टिविटी का या हीट का किसी भी सब्सटेंस में। ये S1 है, फिक्स्ड है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का स्टैंडर्ड कंडीशंस में वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, पी पे आ जाइए। टेम्परेचर इज एन इंडेक्स ऑफ सेंसिबल हीट। टेम्परेचर जो है वो एक सेंसिबल हीट का इंडेक्स है। नॉट अ डायरेक्ट मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। वो कोई डायरेक्ट मेजर नहीं है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी का। ये पी में लिखा है, क्यू में है। जीरो ऑन दिस स्केल इज अ ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। इस स्केल में जीरो होना एक ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है जिसपे एट विच द गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ वाटर आर एट इक्विलिब्रियम अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखा हुआ है जिसके अंदर जो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट है पानी का वो एक इक्विलिब्रियम पे होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इफ हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर द फॉर्मर हैज द हायर टेम्परेचर। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट फ्लो होता है तो जो पहला वाला है, मतलब जो बॉडी है, उसका टेम्परेचर हायर होगा। एस में है टू इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एन आर्बिट्ररी स्केल ऑफ रेफरेंस इज एम्प्लॉयड। लिखा है कि अगर इंडिकेट करना हो किसी भी बॉडी टेम्परेचर, किसी बॉडी के टेम्परेचर का, तो एक स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इसका लिटरल हिंदी बताया है। ठीक है, अब जरा थोड़ा कंटेक्चुअल सेंस समझ लें, सेंटेंस का कंटेक्स्ट क्या था, किस तरीके से इसको अप्लाई किया गया है। क्या बोला जा रहा है S1 में कि टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर वो होता है जो इंडिकेट करता है मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को, ठीक है, या हीट को किसी भी सब्सटेंस का।
ठीक। S6 में बोला गया है जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। P पे आ जाइए। P में लिखा था टेम्परेचर एक ऐसा इंडेक्स है सेंसिबल हीट का, वो टेम्परेचर जो है वो एक्चुअली एक इंडेक्स है सेंसिबल हीट का, कोई डायरेक्ट मेजर नहीं है कितना एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है इस चीज का। क्या S1 के बाद P हो सकता है? हाँ जी, S1 के बाद बिल्कुल P हो सकता है, क्योंकि यहां पे भी टेम्परेचर के बारे में कह लो डेफिनेशन दिया गया था और P में भी टेम्परेचर का डेफिनेशन दिया गया था। खैर हम आगे चेक करेंगे। लिखा है 0 ऑन दिस स्केल। अच्छा, कौन सा स्केल की बात हो रही है पता नहीं, जिसका मतलब है अगर हम S1 के बाद Q बिठाने की कोशिश करें तो बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। तो देखो कोई भी ऑप्शन Q से स्टार्ट नहीं है। R पे आते हैं। लिखा है कि इफ हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, देखो R से भी कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। S पे आ जाओ। टू इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एन आर्बिट्ररी स्केल, यहां पे भी स्केल का जिक्र किया गया था। क्या कहीं और स्केल का जिक्र किया गया है? हाँ जी, Q में किया गया है। क्या बोला गया S में कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए एक स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। Q में बोला गया ये स्केल काम कैसे करता है कि अगर ये स्केल 0 दिखा रहा हो तो ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है, जिसका मतलब है S के बाद Q होगा। ये तो फिक्स हो गया कि S के बाद Q होगा। आइए ऑप्शन पे, S के बाद Q नहीं है, S के बाद Q नहीं है, S के बाद Q है, S के बाद Q है। क्लियर है? आइए, क्या हम S1 के बाद डायरेक्टली S बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते? क्योंकि हमारा डेफिनेशन एक और जगह छूट गया। S1 में भी डिफाइन किया गया, P में भी डिफाइन किया गया, तो ये तो फिक्स है कि S के बाद Q होगा और P से स्टार्ट होना चाहिए। आइए ऑप्शन पे, S के बाद Q होगा, S के बाद Q होगा, P से स्टार्ट है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। फिर से वही बात, आपको जैसे बनाना है अब बना सकते हो, जरूरी नहीं मेरे तरीका फॉलो करो। आगे बढ़ेंगे। फिर से वॉइस का सवाल है। क्या लिखा है? द कमिटी शुड हैव एग्जामिन्ड द प्रपोजल मोर केयरफुली बिफोर अप्रूविंग द फाइनल ड्राफ्ट। कमिटी जो है उसे एग्जामिन करना चाहिए था प्रपोजल को। शुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3 चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? शुड हैव प्लस बिन प्लस V3, यही बनेगा। ऑप्शन पे आइए। शुड बी नहीं हो सकता, शुड हैव बिन प्लस V3 हो सकता है। हैड बिन, हैड बिन कहां से आ गया? वॉज सपोज्ड, गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सवाल। 11 नंबर। इनडायरेक्ट फॉर्म पूछा गया, ठीक है, डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में पूछा है। लिखा है कि द इकोनॉमिस्ट सेड, इकोनॉमिस्ट ने कहा, if the regulatory authorities had acted more decisively during the early stages of the crisis, the banking sector would be facing far fewer liquidity constraints today. लिखा हुआ है कि अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने और डिसाइसिवली एक्ट किया होता, मतलब उन्होंने और अच्छे तरीके से एक्ट किया होता, तो बैंकिंग सेक्टर में आज जो कठिनाई है वो नहीं होता। ये एक मिक्स्ड कंडीशनल का सवाल है। मिक्स्ड कंडीशनल पढ़ा चुका हूं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। क्या होता है कि पास्ट में कोई इमेजिनेशन और प्रेजेंट में रिजल्ट हो। तो देखो बोला जा रहा है अगर उन्होंने पहले अच्छे से एक्ट किया होता तो आज ये परेशानी नहीं होती। इसका मतलब है कि ये वाला डिसीजन, ये वाला काम करने का जो टाइम था वो पहले का था, डिसीजन के बारे में आज की बात हो रही है। इसका मतलब ये है, ये मिक्स कंडीशन का सवाल है। अच्छा, अब यहां क्या लिखा हुआ था? हैड एक्टेड। तो हैड को हम किसी में चेंज कर सकते हैं क्या? सोचो, हैड को किस में चेंज करेंगे? किसी में नहीं हो सकता। यहां सेड लिखा हुआ था, पास्ट टेंस है, तो आगे चेंज होगा, आगे चेंज करेंगे, लेकिन हैड का तो हैड ही छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसको चेंज कर देते हैं, तो वुड को किस में चेंज करोगे? वुड का तो वुड ही रहेगा, जिसका मतलब है यहां पे भी हैड रहना कंपल्शन है, यहां पे भी वुड रहना कंपल्शन है। आइए, और वुड भी फेसिंग है तो वुड भी फेसिंग ही छोड़ना पड़ेगा। आइए ऑप्शन पे, लिखा है कि एक्टेड, एक्टेड कहां से होगा? हैड एक्टेड होना चाहिए ना। हैड एक्टेड वुड बी फेसिंग, हैड एक्टेड वुड हैव फेस्ड, वुड हैव फेस्ड हम क्यों करेंगे भाई? टेंस क्यों चेंज करना? एक्टेड गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर पर आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है, एक पोर्शन अंडरलाइंड है, इसको इंप्रूव करना है। लिखा है द स्पोक्सपर्सन वाज एडमेंट फॉर मेंटेनिंग सीक्रेसी रिगार्डिंग द नेगोशिएशंस डिस्पाइट माउंटिंग प्रेशर फ्रॉम द मीडिया। स्पोक्सपर्सन जो है वो बहुत एडमेंट है, बहुत जिद्दी है कि वो सीक्रेसी मेंटेन करेगा, इस बात से अलग कि वो मीडिया का प्रेशर है। ठीक है, द स्पोक्सपर्सन वाज एडमेंट फॉर मेंटेनिंग। आपसे पूछा जा रहा है, ये सवाल फिक्स प्रीपोजिशन का है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किस तरीके से आपको इसको इंप्रूव कर सकते हो। एडमेंट ऑन मेंटेनिंग, एडमेंट अबाउट मेंटेनिंग, एडमेंट इन मेंटेनिंग, एडमेंट फॉर मेंटेनिंग। तो एक नोट डालना और कॉपी पे लिखना, एडमेंट अबाउट समथिंग, ऐसे करके नोट बना लो और नोट लिखो। किसी चीज के लिए जिद्दी होना एडमेंट अबाउट कहलाता है। क्या कहलाता है? एडमेंट अबाउट कहलाता है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एडमेंट अबाउट। देखो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके मेंस के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ में ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं।
मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं उनमें सबसे अच्छा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई अच्छा पढ़ाता है। आप मेरे से ज्यादा समझदार हो इस चीज के ऊपर, आप ज्यादा रिसर्च करते हो मेरे से। पर एक चीज जिसके ऊपर मैंने खास ध्यान रखा है, और ये सारे आगे आने वाले मॉक टेस्ट के ऊपर रखा जाएगा, कि जितना ज्यादा क्वेश्चन चैलेंज करने लायक हो उतना ज्यादा क्वेश्चन मैं डालूं, लेकिन रिलेवेंस पे अपने पैर टिका के। मतलब मैं ऐसे क्वेश्चंस कतई नहीं सेट कर रहा जो कैट लेवल का हो, मैं ऐसे भी क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा जो एमटीएस लेवल का हो। मुझे वो बैलेंस का क्रिएट करना है जिसमें मैं सारी चीजों का रिवीजन कराऊं, है ना, साथ ही साथ में मैं वो सारी चीजें इंक्लूड करूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो प्री को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके मैंने ये मेंस के मॉक्स डाले। अब जब मैंने प्री का मॉक डाला था तब भी आपका बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि उस वक्त पे टफ लेवल वाले क्वेश्चन कोई नहीं करा रहा था और मेरा पूरा अंदाजा था कि क्वेश्चन टफ आएगा। मेरा फिर से मेंस में अंदाजा है कि क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल का होगा। ठीक है, मैं उसी चीज को माइंड करके इन क्वेश्चंस को मैंने रेडी किया है। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत चैलेंजिंग है, कुछ क्वेश्चंस रूल से रिलेटेड है। तो एक मिक्स तरीके का है जिसमें आपको बहुत सारे सवाल टफ भी नहीं मिलेंगे, बहुत सारे सवाल आसान भी नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल एग्जाम का लेवल रहने वाला है मेरे अंदाजे से, और आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो जितने आपकी काबिलियत है। तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा, आप आगे देखोगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बता भी दूंगा कि कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 आपके करेक्ट हो सकते थे। 30 नंबर पे है। आपसे पूछा गया है, हाईलाइटेड वर्ड है बेस्ट एक्सप्रेसिव, मतलब सिनोनिम पूछा गया। कौन सा वर्ड है? परफंक्टरी। ना ये वर्ड मैंने भी पढ़ाया है, आपने भी पढ़ा होगा, बहुत बार आपने इसका मीनिंग समझा होगा, याद किया होगा। परफंक्टरी का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो ऊपर ऊपर मन से कर ली जाए उसको परफंक्टरी कहते हैं। ऑप्शंस पे आते हैं, सुपरफिशियल, इनडिफरेंट, कैजुअल, मैकेनिकल। अब ये कैसे डिफरेंट है, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये आपको चैलेंज करेगा? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता तो इसका एक सिनोनिम होता ऑप्शन में और 3 एंटोनिम हो जाता, और आप तुरंत से एलिमिनेट कर लेते कि ये 3 तो नहीं हो सकता, बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, बिल्कुल एंटोनिम है, तो ये वाला आंसर है। पूरे प्री के क्वेश्चन में यही किया हुआ था एसएससी ने। मैं वैसे नहीं सेट कर रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं मैं खुद क्यूरेट कर रहा हूं क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन को मैंने देखा हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या है लिखा है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ परफंक्टरी। अब देखो परफंक्टरी का अगर आप मीनिंग देखोगे तो मीनिंग क्या होता है? जो काम ऊपर ऊपर से कर लिया जाए, राइट। सुपरफिशियल इसका सिनोनिम होता है, सुपरफिशियल का मतलब होता है जिस चीज में आप डेप्थ में नहीं गए। इनडिफरेंट, जब आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर ऊपर से चीजें करके निकल जाते हो, तो ये भी सिनोनिम है। कैजुअल, अब परफंक्टरी का सिनोनिम कैजुअल भी हो सकता है भाई, कि आप मन लगा के काम नहीं कर रहे, कैजुअल काम कर रहे हो। मैकेनिकल, मशीन की तरह काम कर रहे हो, ऑब्वियसली मशीन की तरह काम करोगे तो मन लगा के नहीं करोगे। तो ये चारों मीनिंग कन्वे कर रहे हैं परफंक्टरी का। आपसे पूछा गया है बेस्ट कौन सा है इसमें से, तो देखो मैकेनिकल ऑब्वियसली मशीन से रिलेटेड है, नहीं हो सकता। कैजुअल, आप परफंक्टरी का मतलब होता है डेप्थ में जाकर आपने काम नहीं किया, कैजुअल भी ठीक से कन्वे नहीं करेगा। इनडिफरेंट वर्ड जो है ये इमोशन से रिलेटेड होता है, किसी काम से नहीं। अगर मुझे आपके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं इंडिफरेंट हूं, तो ये भी नहीं है। आंसर क्या है? सुपरफिशियल। आंसर क्या है? सुपरफिशियल। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई है? अब देखो जितने भी वर्ड्स आए थे उनका मैंने अलग से स्लाइड लगा दिया, सबके सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिख दिए। वीडियो पॉज करके या तो पढ़ लेना, ढंग का लगे तो पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लेना। 14 number. The committee warned that repeated delays in implementation could dash public confidence in the reform process, even if the objectives themselves remained widely supported. लेकिन कमिटी जो है वो ये वार्न करती है कि जो रिपीटेड डिलेज है ना, जो बार बार देरी हो रही है इंप्लीमेंटेशन में, उसके वजह से पब्लिक का कॉन्फिडेंस डैश होता है रिफॉर्म प्रोसेस में, जबकि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो वाइडली सपोर्टेड है। ठीक है, मतलब जो सरकार करना चाहती है वो चीज को पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन कमिटी ने यह कहा है कि आप जब बार बार देरी करोगे ना उसको लागू करने में, तो इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस डैश होता है। क्या होता है? डिमिनिश होता है। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा होना। अंडरमाइन होता है। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज का खोखला हो जाना। इरोड, इरोड का मतलब भी होता है खोखला हो जाना। इंपेयर का मतलब होता है बाधित हो जाना। अब फिर से वही वाली बात है कि ये चारों के चारों सिमिलर सेंस के हैं। कौन सा आंसर करोगे? मैं बता देता हूं कौन सा आंसर करोगे, क्या लॉजिक है इसके पीछे। देखो आप वर्ड पढ़ो, कौन सा वर्ड है। कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। क्या कॉन्फिडेंस को इंपेयर किया जा सकता है? क्या कॉन्फिडेंस को हाइंडर किया जा सकता है, बाधित किया जा सकता है? मूवमेंट बाधित होता है, कॉन्फिडेंस नहीं। गलत है। इरोड का मतलब होता है लेयर बाय लेयर किसी चीज का अलग होना। तो कॉन्फिडेंस लेयर बाय लेयर थोड़ी ना कम होगा कि आज 98% कॉन्फिडेंस कम हुआ है, कल 97, परसों 96, ऐसे थोड़ी होगा। ये भी नहीं हो सकता। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज का साइज छोटा होना। कॉन्फिडेंस कोई साइज थोड़ी है, फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है। गलत है। आंसर क्या है? अंडरमाइन। दूसरा, मैं ये भी बोलता या बोलूंगा कि अगर आप रीडिंग करते हो तो आपको ये सारी बातें पता होंगी कि अंडरमाइन टर्म कहां लगाया जाता है। कॉन्फिडेंस अंडरमाइन होता है ना, किसी चीज के ऊपर भरोसा अंडरमाइन होता है।
आप किसी चीज के फेम को अंडरमाइन करते हो, ये कुछ स्पेसिफिक जगह है जहां पे अंडरमाइन इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉन्फिडेंस के साथ अंडरमाइन आएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर से यहां पे एक स्लाइड लगा है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट। एक पार्ट अंडरलाइंड है, आपसे पूछा गया है किस किस्म का क्लॉज है। आइए, लिखा है द कमिटी एक्नॉलेज्ड दैट द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क हैड फेल्ड टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज एडिक्वेटली डिस्पाइट रिपीटेड अस्योरेंसेस। कमिटी ने ये एक्नॉलेज किया है कि जो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क है वो फेल हुआ है एड्रेस करने में रीजनल डिस्पैरिटी को ठीक तरीके से, जबकि रिपीटेड अस्योरेंस पॉलिसी मेकर्स के द्वारा दिए गए थे। आपसे पूछा गया है कि ये दैट से स्टार्ट करके ये कौन सा क्लॉज है, तो जरा एक बार हम लोग समझ लेते हैं इस बात को इत्मीनान से कि दैट से स्टार्ट हो क्या सकता है। देखो, एक तो ये हो सकता है कि ये कोई रिलेटिव क्लॉज हो जो दैट से स्टार्ट हो रहा हो, यहां पे ऑप्शन में भी रिलेटिव क्लॉज है जो दैट से स्टार्ट हो रहा हो। उसके लिए ये जरूरी है कि यहां पे कोई नाउन या प्रोनाउन हो जिसके बारे में इसने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। जरा देखो तो कंस्ट्रक्शन, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अगर हम इस दैट से स्टार्ट करके इसे एक रिलेटिव क्लॉज बोल रहे हैं तो ऐसे केस में ये तो किसी नाउन के लिए आना चाहिए था। क्या ये कमिटी के लिए आ रहा है? नहीं, ये एक्नॉलेज्ड के लिए आ रहा है। ना एक्नॉलेज्ड के लिए आ रहा है, ना कमिटी के लिए आ रहा है, तो किस नाउन के लिए आ रहा है? तो ऐसे केस में ये एडजेक्टिव क्लॉज तो नहीं है। क्या इसमें कोई रीजन बताया गया था? कोई रीजन भी नहीं है, तो एडवर्ब क्लॉज भी नहीं है। इन्फिनेटिव क्लॉज तो 2 + V1 से स्टार्ट होगा, यहां तो दैट से स्टार्ट है, गलत है। ये क्या हो सकता है? ये एक नाउन क्लॉज हो सकता है। जो पेड बैच के स्टूडेंट है, आपको मैंने नाउन क्लॉज बहुत डिटेल में पढ़ाया था। क्या बोला था? सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना, अपोजिशन का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, बताया था ना। तो यहां क्या लिखा हुआ था? द कमिटी एक्नॉलेज्ड। अब अगर मैं समझाऊं आपको ग्रामेटिकली, तो मैं बस आपसे यह पूछना चाहता हूं कि द कमिटी एक्नॉलेज्ड व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, एक्नॉलेज मतलब होता है किसी चीज को मानना। तो मैं कह रहा हूं कि आई एक्नॉलेज्ड हिज एफर्ट्स। मैंने उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया। आई सब्जेक्ट है, एक्नॉलेज वर्ब है। आप पूछोगे आई एक्नॉलेज्ड व्हाट, तो जवाब होगा हिज एफर्ट्स। तो ये वाला क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, एक वर्ड का था तो ये नाउन था, 2 वर्ड का है तो नाउन फ्रेज है। अब हम यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा देंगे तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। देख लो यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाया है कि नहीं। द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क सब्जेक्ट है, हैड फेल्ड वर्ब है अभी भी, लेकिन ये जवाब तो व्हाट का ही दे रहा है, तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे बढ़े। बोला जा रहा है चूज द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ ऑब्ड्यूरेट। वर्ड क्या है? ऑब्ड्यूरेट। आपसे, आपने ये वर्ड बहुत बार देखा होगा, आपसे अपोजिट पूछा जा रहा है। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को लेकर जिद्दी हो। उल्टा क्या होगा? जो फ्लेक्सिबल हो सकता है, जो कंप्लायंट हो सकता है, जो एमेनेबल हो सकता है, जो यील्डिंग हो सकता है। अब देखो अगेन चारों आंसर, कौन सा मार्क करोगे? फिर से एक्सपर्टीज चाहिए। देखो, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है कि जिसने अपना ओपिनियन बना लिया, उसने बना लिया, वो अपने ओपिनियन को कन्विंस होकर चेंज नहीं करेगा। अगर आप इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखोगे तो वो होता है जिसे परसुएड ना किया जा सके। परसुएशन से फुसलाकर जिसको आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, उसको ऑब्ड्यूरेट कहा जाता है। आ जाओ एंटोनिम पे। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो रिजिड ना हो, तो इसका उल्टा तो रिजिड होता है, ये तो नहीं हो सकता। ये चीजें भी फ्लेक्सिबल होती हैं। कंप्लायंट का मतलब होता है जो सबमिसिव हो। कहने का मतलब है कि जो हार मान के किसी चीज को कंप्लाई करने लगे, या जो रूल्स रेगुलेशन से बहुत ज्यादा जुड़ा हो। ऑब्ड्यूरेट का सेंस परसुएड करने वाला है, तो कंप्लायंट तो नहीं हो सकता। यील्डिंग का मतलब होता है जो सरेंडर कर दे, सरेंडर का तो सेंस नहीं था। फिर क्या वर्ड है? एमेनेबल। याद करो, पेड बैच के स्टूडेंट्स याद कराया था कि अमन नाम का लड़का है जो हर चीज करने में एबल है। क्यों? क्योंकि वो बहुत एमेनेबल है। एमेनेबल का मतलब है वो चीजों को सुनता है, समझता है, अगर जरूरत पड़े तो अपना ओपिनियन उस चीज को लेकर चेंज कर लेता है और फिर काम करता है, उसको अमेनेबल कहते हैं। तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या है? जो दूसरों का ओपिनियन सुनकर चेंज ना करे। एमेनेबल का मतलब है जो दूसरों का ओपिनियन सुनकर चेंज करे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा या नहीं होगा? एमेनेबल होगा या नहीं होगा? आ जाओ देख लो, यहां पे सारी चीजें लिखी हुई है। आगे बढ़े। इनडायरेक्ट फॉर्म है, लिखा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द चेयरपर्सन सेड टू द कमिटी मेंबर्स। चेयरपर्सन ने कमिटी मेंबर से कहा, वी हैव नॉट ओवरलुक्ड योर कंसर्न्स। हमने आपके कंसर्न्स को ओवरलुक नहीं किया है, हमने आपकी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया है। बट वी कैन नॉट रिवाइज द गाइडलाइंस, लेकिन हम गाइडलाइंस को रिवाइज नहीं कर सकते अनलेस यू सबमिट कंक्रीट एविडेंस सपोर्टिंग योर क्लेम। जब तक आप कुछ कंक्रीट एविडेंस नहीं जमा कर देते अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर सेड लिखा हुआ है तो आगे के टेंस बदलेगा। हैव किस में बदलेगा? हैड में। आगे आ जाओ, कैन नॉट किस में बदलेगा? कुड नॉट में। कुड नॉट में।
सबमिट किस में बदलेगा, सबमिटेड में। आइए देखते हैं, हैड होना चाहिए, हैड है, हैड होना चाहिए, हैड है, हैव है, नहीं हो सकता, हैड है, ठीक है। लेकिन देखना हैड के बाद बिन लिखा हुआ था, यहां कहीं हैड बिन था क्या? हम इसको बेकार में पैसिव में क्यों चेंज करेंगे? हमारा सेंटेंस जब एक्टिव में, हैड नॉट बीन ओवरलुक्ड, गलत है। ये दोनों में से कोई एक आंसर है, आगे आ जाइए। कुड नॉट होना चाहिए, कुड नॉट है, कुड नॉट होना चाहिए, कुड नॉट है। सबमिटेड होना चाहिए, सबमिटेड है, सबमिटेड होना चाहिए, सबमिटेड है। अच्छा, यहां से नहीं कट रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ था, वी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हम प्रोनाउन से एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, याद होगा आपको, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। सब्जेक्ट में चेयरपर्सन लिखा हुआ था, याद करना, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आप वी का यूज करो यहां पर और यहां सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो हम मानकर चलते हैं कि वहां बहुत सारे लोग हैं और चेयरपर्सन जो है वो एक से ज्यादा है, ठीक है, कमिटी मेंबर्स को कनेक्ट करके है। मतलब यहां पे किसका फॉर्म लगेगा, दे का फॉर्म लगेगा। आइए, दे लिखा है, दे लिखा है, आगे बढ़िए। देयर लिखा हुआ था, यहां पे भी देयर होना चाहिए था, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता। वी हैड नॉट ओवरलुक्ड द कमिटी मेंबर्स कंसर्न। देयर को यहां पे द कमिटी मेंबर्स में हम क्यों चेंज करेंगे? यहां पे अगर देयर लिखा हुआ था, ऑलरेडी प्रोनाउन लिखा हुआ था, तो कौन सा रूल है कि प्रोनाउन को चेंज करके नाउन लगा दो? फिर इसी नाउन को बदल के तो प्रोनाउन आया था, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगेन बहुत बढ़िया सवाल था। 18 पे बढ़े, लिखा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। द ऑडिट टीम अर्ज द मैनेजमेंट टू लुक ऑन द डिस्क्रिपेंसीज बिफोर फाइनलाइजिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट टीम ने मैनेजमेंट से ये गुजारिश की, अर्ज किया उनको कि आप डिस्क्रिपेंसीज को देखिए, जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको देखिए, फाइनलाइज करने से पहले एनुअल स्टेटमेंट को फाइनलाइज करने से पहले जो भी गड़बड़ियां हैं आप उनको देखिए। ऑडिट टीम ने ये मैनेजमेंट को अर्ज किया, ऑडिट टीम ने मैनेजमेंट को ये रिक्वेस्ट किया। आई लिखा है द ऑडिट टीम अर्ज द मैनेजमेंट टू लुक ऑन, गड़बड़ियों को क्या किया जाएगा? गड़बड़ियों को केयरफुल देखा जाएगा। क्या आपको नहीं पढ़ाया गया है कि उसे लुक इनटू कहते हैं? किसी चीज के बारे में जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना लुक इनटू कहलाता है। क्या ये नहीं पढ़ाया गया था आपको? पढ़ाया गया था ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं होगा? 19 पे बढ़े, खूबसूरत सवाल है। 19 पे देखो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। क्या लिखा है? द कमिटी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। कमिटी ने डिसाइड किया कि वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा फॉर फर्दर रिव्यू। वो कमिटी ने डिसाइड किया कि वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा आगे के रिव्यू के लिए। आफ्टर डिस्कवरिंग प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज, ये डिस्कवर करने के बाद कि प्रोसीजर में कितने इरेगुलरिटीज हुए हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट के दौरान। मतलब जब शुरुआत की जांच पड़ताल हुई ना, तो उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उसके बाद कमिटी ने डिसाइड किया कि वो आगे के रिव्यू को एक्सेप्ट करेंगे। होमोनिम्स है, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, ये एक्सेप्ट एक वर्ब है। आपको दिख रहा होगा यहां पे टू का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद हमें वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए था, वर्ब का फॉर्म चाहिए था। हमें इस प्रेपोजिशन के बाद एक और प्रेपोजिशन थोड़ा चाहिए था। इसका मतलब ये एक्सेप्ट तो नहीं हो सकता, नो इंप्रूवमेंट, गलत है। यहां पे एक्सेप्ट के आगे आईएनजी लगा दिया, प्रीपोजिशन में आईएनजी लगाते, गलत है, नहीं हो सकता। अब 90% स्टूडेंट जो हड़बड़ा के सवाल बना रहे हैं वो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए को आंसर, एक्सेप्ट द प्रपोजल, जो कि गलत है। ये आंसर नहीं है। क्यों? बहुत खूबसूरत सवाल था। क्या है देखो, अगर हम यहां लगा देते हैं एक्सेप्ट करना, तो मीनिंग क्या बन रहा है? कमेटी ने डिसाइड किया कि वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे फ्रॉम फर्दर रिव्यू। अब यहां से सेंटेंस मिसमैच हो गया। आप ये कहना चाहते हो कमेटी ने डिसाइड किया टू एक्सेप्ट द प्रपोजल फॉर फर्दर रिव्यू, नॉट फ्रॉम। एक्सेप्ट अपने बाद फ्रॉम नहीं ले सकता, मीनिंग यहीं से गड़बड़ हो गया, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया सेंटेंस। दूसरा, सेंस भी नहीं देगा सेंटेंस। क्यों? अगर उनको शुरुआती दौर में ही समझ में आ गया कि गड़बड़ी है, तो उसको फर्दर रिव्यू के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे वो? नहीं ना, वो उसको फर्दर रिव्यू के लिए त्याग देंगे कि और रिव्यू करने की जरूरत है ही नहीं, शुरुआत में ही पता चल गया कि इसमें गड़बड़ी है। जिसका मतलब है आंसर था एग्जेम्प्ट कर दिया उन्होंने। एग्जेम्प्ट अपने बाद फ्रॉम लेता है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। जैसे होता है ना कि जो गर्ल्स हैं एसएससी के फॉर्म में उनका फीस का एग्जेम्पशन है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया, जिसका मतलब उनको छोड़ दिया गया कि पैसा नहीं लगेगा। तो कमेटी ने डिसाइड किया कि प्रपोजल को वो और रिव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही पता चल गया कि इसमें गड़बड़ है प्रपोजल में। तो आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी था। बहुत खूबसूरत सवाल था। 20 नंबर पर बढ़े। रिपोर्ट ने ऑफर किया है कि वो असेसमेंट करेंगे पॉलिसी आउटकम्स का, ये एक्नॉलेज करने के बाद कि आउटलाइनिंग जो एक्नॉलेज करने के बाद मॉडेस्ट गेन्स जो कि क्लियरली आउटलाइन कर रहा है उसमें गड़बड़ियां भी हैं। क्या मीनिंग है? रिपोर्ट ने ऑफर किया एक डैश असेसमेंट, ठीक है, पॉलिसी आउटकम्स का। उन्होंने ये बोला कि इसमें कुछ फायदा भी है
लेकिन उन्होंने आउटलाइन किया, उन्होंने मार्क किया, अंडरलाइन किया कि उसमें कुछ गड़बड़ियां भी हैं। तो रिपोर्ट ने एक बहुत ही डैश असेसमेंट दिया है कि जो भी पॉलिसी आउटकम्स थे उनमें कुछ गड़बड़ियां भी हैं, उनकी कुछ अच्छी बातें भी हैं। मीनिंग समझ में आया? आई। अब रिपोर्ट ने क्या एक बैलेंस्ड असेसमेंट दिया है, न्यूट्रल असेसमेंट दिया है, कॉशियस असेसमेंट दिया है, या रिस्ट्रेंड असेसमेंट दिया? देखो, रिस्ट्रेंड का मतलब होता है कंट्रोल्ड, मतलब उन्होंने ज्यादा खराब नहीं बोला इसके बारे में, लेकिन सेंस तो ये नहीं था। सेंस ये था कि उन्होंने उसमें गेन्स भी दिखाए हैं और कमियां भी दिखाई हैं, तो रिस्ट्रेंट तो नहीं है। कॉशियस मतलब होता है केयरफुल, बहुत केयरफुल रहकर उन्होंने रिपोर्ट दिया। नहीं, केयरफुल रहते तो फिर ये डेफिशिएंसीज क्यों दिखाते? अब दो चीजें, या तो बैलेंस्ड असेसमेंट है या तो न्यूट्रल, दोनों आंसर हो सकते हैं, न्यूट्रल भी है बैलेंस्ड भी है। तो आंसर है भैया बैलेंस्ड असेसमेंट है। फिर से वही बात है, रीडिंग अगर करते हो तो पता है बैलेंस्ड रिपोर्ट होता है, बैलेंस्ड असेसमेंट होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि ये जो रिपोर्ट देने वाले जो लोग हैं ना, वो किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे, पर यहां पे लोगों का जिक्र थोड़ी किया गया था। आंसर क्या होगा? असेसमेंट। असेसमेंट कैसा होगा? बैलेंस्ड होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, अगला आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल। जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, हमेशा मैं आपको क्या कहता हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। तो एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन दैट वंस सर्व्ड एज बफर्स अगेंस्ट सोशल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये जो अंडरलाइंड एक्सप्रेशन है, लिखा है क्या है एक्सप्रेशन, वो किसका एग्जांपल है? आगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा। द वर्ड ट्रांजैक्शनल एज यूज्ड इन द पैसेज मोस्ट नियरली मींस। जो पैसेज में ट्रांजैक्शनल टर्म जो यूज किया गया है, इसका मतलब क्या होता है? पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा। द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। पैसेज का सेंट्रल थीम क्या है? पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा। इट कैन बी ऑफर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट डेवलपमेंट पॉलिसीज बिकम एक्सक्लूजनरी व्हेन दे। जो पैसेज के हिसाब से जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं वो कब एक्सक्लूड कर देती हैं चीजों को। सारा का सारा सवाल ऐसा है जो पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा। ठीक है, मतलब पैसेज डिफिकल्ट है। दिखा दूं, ये पैसेज है, ये पैसेज है, पॉज करके ट्राई कर लो। ये 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन। आई, समझे? लिखा है इन कंटेम्पररी सोसाइटीज द परस्यूट ऑफ रैपिड डेवलपमेंट हैज ऑफन बीन इक्वेटेड विद प्रोग्रेस इटसेल्फ। लिखा है कि अभी के समाज में ना जो रैपिड डेवलपमेंट है, अक्सर उसे केवल प्रोग्रेस के साथ जोड़ा जाता है कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है उतना डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन आर फ्रीक्वेंटली प्रोजेक्टेड एज डेफिनेटिव मार्कर्स ऑफ नेशनल सक्सेस। इकोनॉमिक कितना बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ग्रो हो रहा है, टेक्निकल पेनिट्रेशन कितना है, अक्सर इसको नेशनल सक्सेस का एक आंकड़ा माना जाता है, एक बेंचमार्क माना जाता है। While these indicators undeniably reflect material advancement, their dominance in public discourse has resulted in the relative neglect of less tangible yet equally vital aspects of societal health. जबकि ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये undeniably मतलब इस बात पे उंगली नहीं उठाई जा सकती कि ये मटेरियल एडवांसमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन इनका जो डोमिनेंस है पब्लिक डिस्कोर्स में, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि इसके वजह से जो सामाजिक हेल्थ है, जो सोसाइटल हेल्थ है, वो चीज कॉम्प्रोमाइज हो जा रही है। कैसे पता चलेगा आगे। One such overlooked dimension is the quality of social interaction within communities. और जो चीजें इन एडवांसमेंट के वजह से खराब हुई हैं, उनमें से एक मेजर है कि आजकल सामाजिक तौर पर लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। As urban centers expand and labor markets become increasingly competitive, interpersonal relationships are reshaped by time constraints and professional imperatives. लिखा हुआ है कि जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स जो है वो फैल रहे हैं और लेबर मार्केट जो है वो कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, लोग जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, वो उनमें समय की बहुत कमी आई है और प्रोफेशनल बातें ज्यादा होती हैं। ट्रेडिशनल बॉन्ड्स रूटेड इन शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेजुअली गिव वे टू इंटरैक्शंस दैट आर ट्रांजैक्शनल इन नेचर। लिखा हुआ है कि जो पहले जिस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के साथ बात करते थे, या जो पहले शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होते थे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोग उठाते थे, वो धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रह गया है नेचर में। ट्रांजैक्शनल मतलब क्या है कि लोग इमोशंस को इन्वॉल्व करके बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काम की बात कर रहे हैं, फायदा नुकसान डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमसे एक सवाल पूछा गया, याद होगा आपको। देखो पहले लिखने से क्या फायदा होता है, कीवर्ड था ट्रांजैक्शनल, इसलिए मुझे याद था। बोला गया ट्रांजैक्शनल का क्या मतलब है पैसेज में, कोऑपरेट कर रहे हैं लोग एक दूसरे से, बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है क्या, क्या इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट बना के तो नहीं बात कर रहे। इम्पर्सनल, ये आंसर हो सकता है कि लोग आजकल एक दूसरे से पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ फायदे नुकसान पे बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बात कर रहे हैं।
आंसर क्या होगा, इम्पर्सनल बात कर रहे हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि ऑल्दो, जबकि दिस शिफ्ट अफोर्ड्स इंडिविजुअल्स ग्रेटर इकोनॉमी, जबकि ये जो शिफ्ट हुआ है कि लोग पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे, केवल फायदे नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं, इससे लोगों के लाइफ में ऑटोनॉमी तो आई है, आजादी तो आई है, सेल्फ इंडिपेंडेंस तो आया है। इट साइमल्टेनियसली वीकेंस इनफॉर्मल सपोर्ट सिस्टम, लेकिन इनके वजह से ना जो इनफॉर्मल सपोर्ट सिस्टम है वो जरूर कमजोर हो गया। दैट्स वन सर्व्ड एज बफर्स अगेंस्ट सोशल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, जो एक वक्त पे जो लोगों का सामाजिक परेशानियां जो होती थी या जो इमोशनल डिस्ट्रेस होता था, उन सारी चीजों के ऊपर जो एक वक्त पे काम करता था, एक वक्त पे जो उनको सपोर्ट करता था, वो खत्म हो गया। अच्छा, ये अंडरलाइन पोर्शन है ना, हमसे पूछा गया था कि ये अंडरलाइन पोर्शन जो है ये क्या है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या पार्टिसिपल क्लॉज है। आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था। इट साइमल्टेनियसली वीकेंस इनफॉर्मल सिस्टम्स, विच सिस्टम्स, ये विच का रिप्लाई कर रहा है ना, कि ये कौन से सिस्टम की बात हो रही है, जो सिस्टम एक वक्त पे सोशल और इमोशनल डिस्टेंस के अगेंस्ट एक दीवार का काम करता था। इसका मतलब हम इस सिस्टम जो कि नाउन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे हम लेके आए। अच्छा, जो नाउन को एक्सप्लेन करे वो एडजेक्टिव होता है। आइए, क्या ये नाउन क्लॉज है, नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए नाउन क्लॉज का तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, क्या रीजन बताया गया था, नहीं बताया गया था हम किस किस्म के सिस्टम की बात कर रहे हैं। आगे आ जाइए, पार्टिसिपल फ्रेज है क्या, ये पार्टिसिपल फ्रेज हो सकता है। एडजेक्टिव क्लॉज है क्या, नहीं एडजेक्टिव क्लॉज तो नहीं है ये। एडजेक्टिव क्लॉज है क्या, एडजेक्टिव क्लॉज तो नहीं है ये। आंसर क्या हो सकता है, अच्छा सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज तो होगा, पार्टिसिपल फ्रेज नहीं है ये, गलत उल्टा बोल रहा था मैं। पार्टिसिपल फ्रेज कैसे पता चलता है, या तो V3 से स्टार्ट हो या तो V4 से स्टार्ट हो, या तो उससे स्टार्ट नहीं था, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव क्लॉज। ये एक एडजेक्टिव क्लॉज था जो कि सिस्टम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। आगे बढ़े, लिखा है पॉलिसी फ्रेमवर्क्स addressing these transformations have largely remained anchored in economic logic। अब ऐसा नहीं है कि इस चीज को सुधारने के लिए स्टेप्स नहीं उठाए गए, जो स्टेप्स इसको सुधारने के लिए उठाए गए हैं ना, अक्सर वो केवल और केवल पैसा और इकोनॉमी की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डिजिटल इंक्लूजन एंड हाउसिंग एक्सेसिबिलिटी आर प्रायोरिटाइज्ड, often with limited consideration for the societal consequences accompanying such interventions। लिखा हुआ है जब भी बात होती है कोई नियम कानून बने तो वो बात करती है कि रोजगार कैसे मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटली कैसे अवेयर होंगे, घर वगैरह कैसे दिया जाए, लेकिन कभी भी ये बात नहीं की जाती कि सामाजिक तौर पर हमारा जुड़ाव कैसे होगा। When development strategies fail to integrate mechanisms that promote trust, participation and civic engagement, growing risks becoming uneven and exclusionary। लिखा हुआ है कि जब भी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो फेल होते हैं मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करने में, जो कि ट्रस्ट को प्रमोट करता है, पार्टिसिपेशन को, सिविक एंगेजमेंट को, ग्रोथ रिस्क जो है वो बढ़ जाता है कि ये अनइवन हो जाएगा और एक्सक्लूजनरी हो जाएगा। इंपेरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट societies investing consciously in social cohesion through inclusive public spaces, participatory institutions or cultural dialogue are better equipped to manage the disruptions caused by economic and technological change। ऐसे सबूत मिले कि ऐसे समाज जो कि जानबूझकर सामाजिक रखने के लिए लोगों को स्टेप उठाते हैं ना, उनमें ज्यादा पब्लिक स्पेसेस हैं, पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशंस ज्यादा हैं और कल्चरल डायलॉग ज्यादा होता है, और वो किसी भी किस्म की परेशानियों को सॉल्व करने में ज्यादा सक्षम होते हैं। These measures not only foster resilience but also enhance the legitimacy of governance by ensuring that development is perceived as shared rather than imposed। और ये जो मेजर्स हैं ये न ही सिर्फ लोगों को के अंदर क्षमता पैदा करते हैं बल्कि ये गवर्नेंस को भी और ज्यादा लेजिटिमेट करते हैं, और डेवलपमेंट जो है उनको और ज्यादा शेयर्ड लोगों को महसूस होता है, ऐसा नहीं लगता उनके ऊपर कुछ थोपा जा रहा है। अल्टीमेटली सस्टेनेबल प्रोग्रेस डिमांड्स अ रीओरिएंटेशन ऑफ प्रायोरिटीज। Without embedding social well-being within the development agenda, material gains may remain impressive in scale yet fragile in substance। अंततः ये बात बोली गई है कि जो सस्टेनेबल प्रोग्रेस है उसमें प्रायोरिटीज को फिर से उनका रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा। कौन सी प्रायोरिटी हो पहले देखना पड़ेगा। अगर आप केवल रिसोर्सेस और पैसे से को एजेंडा बनाकर चल रहे हैं और उसको अगर आप ग्रोथ मान रहे हैं तो ये समाज बहुत बढ़ेगा तो स्केल में, लेकिन बहुत फ्रेजाइल होगा, बहुत जल्दी ये समाज टूट जाएगा। तो मोटा मोटा ये पूरा पैसेज किसके बारे में था कि किस हिसाब से हमारे सोशल इंटरैक्शंस कम हुए उनके बारे में था। 2 क्वेश्चन का जवाब हम कर चुके हैं, तीसरे पे बढ़ते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से इनमें से क्या करेक्ट है, आ जाइए। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अलोन आर इनसफिशिएंट टू असेस सोसाइटल वेलबींग।
इकोनॉमिक जो इंडिकेशंस हैं वो अकेले सोसाइटल वेलबींग को नहीं दिखा सकते, इनसफिशिएंट है। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा ना कि जो अगर पैसे से बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं या अगर बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी बहुत अच्छी है। तो ये तो वन वाला बिल्कुल सही है। ऐसे ऑप्शन देख लो जिसमें वन करेक्ट है, वन करेक्ट है, वन करेक्ट है, ओनली टू गलत है, 2 and 3 गलत है। 2 पे आ जाइए। अर्बेनाइजेशन हैज एलिमिनेटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल सपोर्ट। अर्बेनाइजेशन जो है उसने हर किस्म के समाज को खराब कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, तो 2 वाला गलत है। आगे, सोसाइटीज इन्वेस्टिंग इन सोशल कोहेजन अडेप्ट बेटर टू चेंज। हमने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा था कि ऐसे सोसाइटीज जो कि ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग समाज को साथ रखने में, वो ज्यादा अच्छे तरीके से चेंजेस को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो 3 वाला भी करेक्ट है, तो 1 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। ये आंसर नहीं, आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3। आगे बढ़ेंगे। बोला जा रहा है कि सेंट्रल थीम बता दीजिए पैसेज का। क्या हम पूरे पैसेज में किसके बारे में बात कर रहे थे? ए, द इनअवेलेबिलिटी ऑफ सोशल फ्रेगमेंटेशन मॉडर्न इकोनॉमीज। मॉडर्न इकोनॉमी में जो सामाजिक फ्रेगमेंटेशन है वो अंततः जाकर हो ही जाएगा। मतलब कहा जा रहा है कि आज नहीं तो कल हमारा समाज बिखर ही जाएगा। ऐसा कहीं नहीं बोला गया था, तो ये तो सेंट्रल थीम नहीं है। द लिमिटेशंस ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स फोकस सोली ऑन मटेरियल ग्रोथ। पूरा पैसेज किसके बारे में था? कि जब हम डेवलपमेंट को केवल और केवल चीजों से तौलते हैं तो वो कितना लिमिट करता है हमें। हाँ जी, ये तो था। खैर, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। द सुपीरियरिटी ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस ओवर इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जो है उसका कितना बड़ा रोल है। ये पूरे पैसेज में ये नहीं बोला गया था कि गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, तो ये तो चीज गलत है। गवर्नेंस की बात तो नहीं की गई थी। द डिक्लाइनिंग रिलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशन। जो सामाजिक चीजें हैं वो कितने तरीके से, कितनी स्पीड से इरिलेवेंट हो रहे हैं। इरिलेवेंट नहीं, ये तो उल्टा है, रिलेवेंट हो रहे हैं, ये बोलना चाहिए था। गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 25 में। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है दैट डेवलपमेंट पॉलिसीज बिकम एक्सक्लूजनरी व्हेन। डेवलपमेंट पॉलिसीज कब एक्सक्लूड कर देते हैं लोगों को, या समझ लो कि डेवलपमेंट पॉलिसीज कब काम नहीं करते? जब ए, प्रायोरिटाइज एम्प्लॉयमेंट ओवर सोशल एंगेजमेंट। जब वो एम्प्लॉयमेंट को सोशल एंगेजमेंट के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तब डेवलपमेंट पॉलिसीज जो है वो एक्सक्लूजनरी हो जाते हैं। केवल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं थी, ये आधा सच है, और भी चीजें थी। देख लेते हैं, कोई और आंसर नहीं होगा तो ये होगा। बी में है फोकस एक्सेसिवली ऑन टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन। जब वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा अडॉप्ट करने लगते हैं, तो इरिलेवेंट बात है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया था। इग्नोर द सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ सोशल स्ट्रेटेजीज। जो सामाजिक नियम कानून बनते हैं उनका समाज के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, क्या परिणाम पड़ता है जब इस चीज को इग्नोर कर दिया जाए। ये सही है, ये हो सकता है ना। प्रमोट ऑटोनॉमी एट द कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन। नियम कानून हटा के आजादी को जब पुश किया जाता है। गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ए भी गलत नहीं होता, पर ए अधूरा है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा का पूरा वो कैब है जो कि उसमें यूज हुआ, कुछ टफ वाले जो वर्ड्स थे। आई होप आपको समझ में आई है बात। 26 नंबर पे बढ़ते हैं, उसके पहले जरा 1 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलिए आइए 26 नंबर को देखते हैं। लिखा है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ऑफस्केट। आपसे पूछा जा रहा है ऑफस्केट वर्ड का क्या सिनोनिम होगा, ठीक है। अच्छा, ऑफस्केट का मतलब पहले समझते हैं। इसका मतलब होता है जानबूझकर जब आप किसी चीज को कंफ्यूजन पैदा करते हो आप जानबूझकर, ताकि कोई सच छुपाया जा सके, उसको ऑफस्केट कहते हैं। क्या बोला मैंने? जानबूझकर जब आप किसी फैक्ट को छिपाते हो उसे ऑफस्केट कहा जाता है। ऑप्शन पे आइए। कॉम्प्लिकेट, कंसील, डिस्टॉर्ट, कंफाउंड। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज को मुश्किल बना देना, कंफ्यूज करने का सेंस नहीं है। कंसील मतलब होता है छिपाना। यहां छिपाने की बात नहीं है, लोगों को जानबूझकर कंफ्यूज किया जाता है। गलत है। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ कर पेश करना। गलत है। कंफाउंड हमारा आंसर हो सकता है। कंफाउंड का भी वही मतलब है, चीजों लोगों को कंफ्यूज करना। आ जाइए, यहां पे सारी चीजें दी हुई हैं, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट एरर का सवाल है। लिखा व्हेन द एनालिस्ट ब्रीफ द मिनिस्टर अबाउट द फाइंडिंग्स ऑफ द इंटरनल रिव्यू ड्यूरिंग द क्लोज डोर मीटिंग। जब एनालिस्ट ने ब्रीफ किया मिनिस्टर को इंटरनल रिव्यू के फाइंडिंग्स के बारे में उस क्लोज डोर मीटिंग में, ही एक्नॉलेज्ड, उन्होंने ये कहा दैट द डेटा हैड बीन इंटरप्रेटेड सेलेक्टिवली। उन्होंने ये कहा कि डेटा को इंटरप्रेट किया गया है सेलेक्टिवली
दो इट रिमेन्ड अनसर्टेन, जबकि ये बहुत अनसर्टेन रहा, वेदर दिस एडमिशन वुड सेटिस्फाई कंसर्न स्टेक होल्डर्स, जबकि ये बहुत अनसर्टेन था कि ये जो उन्होंने कहा है क्या ये सेटिस्फाई करेगा भी या नहीं स्टेक होल्डर्स को। आइए ऑप्शन पे लिखा है कि व्हेन द एनालिस्ट ब्रीफ द मिनिस्टर, कंजंक्शन है व्हेन, द एनालिस्ट सब्जेक्ट है, ब्रीफ वर्ब है, किसे ब्रीफ किया, मिनिस्टर को, ऑब्जेक्ट है, अबाउट द फाइंडिंग्स प्रीपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ द इंटरनल रिव्यू प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, ड्यूरिंग द क्लोज डोर मीटिंग प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, कॉमा नया क्लॉज यहां से स्टार्ट हो रहा है, ही सब्जेक्ट है, एक्नॉलेज्ड वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, यहां से एक नाउन क्लॉज स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है एक्नॉलेज्ड के, द डेटा सब्जेक्ट, हैड बीन इंटरप्रेटेड वर्ब है, अच्छा ये पैसिव वॉइस में क्योंकि डेटा किसी को इंटरप्रेट नहीं करेगा, डेटा को इंटरप्रेट किया जाएगा, सेलेक्टिवली एडवर्ब है, दो कंजंक्शन, इट रिमेन्ड नया क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, इट सब्जेक्ट है, रिमेन्ड अनसर्टेन ये अनसर्टेन था, ठीक है, वेदर दिस एडमिशन सब्जेक्ट है, वुड सेटिस्फाई वुड मॉडल है, उसके बाद बेस फॉर्म आएगा, कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स सब्जेक्ट है, कंसर्न्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, कि जो रिलेटेड स्टेक होल्डर्स है उन्हें, हमने सेंटेंस को अलग अलग कर लिया। अब आइए उस पोर्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जिस पोर्शन में हमें कहीं कोई एरर नहीं दिखने वाला है। क्या लिखा था, व्हेन द एनालिस्ट ब्रीफ्ड, कोई एरर नहीं है, किसे ब्रीफ किया, मिनिस्टर को, किसके बारे में, अबाउट द फाइंडिंग्स, कोई एरर नहीं है, ऑफ द इंटरनल रिव्यू, कोई एरर नहीं है, ड्यूरिंग द क्लोज डोर मीटिंग, कोई एरर नहीं है, यहां तक हमने काट लिया, यहां से नया क्लॉज स्टार्ट हुआ था, ही एक्नॉलेज्ड, कोई एरर नहीं है, दैट द डेटा हैड बीन इंटरप्रेटेड सेलेक्टिवली, कोई एरर नहीं है, दो कंजंक्शन नया क्लॉज स्टार्ट हुआ, इट रिमेन्ड अनसर्टेन, कोई एरर नहीं है, वेदर अनसर्टेन नेगेटिव कॉनोटेशन का इसलिए वेदर यूज किया गया है, दिस एडमिशन कोई एरर नहीं है, वुड प्लस बेस फॉर्म कोई एरर नहीं है, कंसर्न स्टेक होल्डर्स कहीं कोई एरर नहीं मिला, आंसर क्या है, नो एरर। क्या मेरी बात समझ में आई है, आगे बढ़ेंगे क्या, बोला जा रहा है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट चेंजेस द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, हमसे बोला गया इस सेंटेंस का वॉइस चेंज करके दिखाइए, कर लेंगे भाई। लिखा पीपल बिलीव वर्ब है, अच्छा क्या बिलीव कर रहे हैं, दैट द रेगुलेटरी अथॉरिटी और जो चीजें हैं, मतलब इसके बाद पूरा पूरा एक नाउन क्लॉज लगाया गया है ऑब्जेक्ट में, पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है, ठीक है क्लॉज है पूरा का पूरा, पर वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है, जिसका मतलब ये वाला पैसिव होगा, तो एक तो इसको चेंज करना पड़ेगा, दैट द रेगुलेटरी अथॉरिटी कंसील्ड वर्ब है, क्रूशियल इंफॉर्मेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कंसील्ड व्हाट, तो जवाब होगा कंसील्ड क्रूशियल इंफॉर्मेशन, ये वर्ब था ये ऑब्जेक्ट था, इसका मतलब ये वाला दूसरा नंबर वर्ब है जिसको चेंज करना पड़ेगा, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, इसको तो चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, तो दो वर्ब है, एक बिलीव है और एक कंसील्ड है, आइए चेक करते हैं। लिखा है इज बिलीव्ड होगा, इज बिलीव्ड होगा, इज बिलीव्ड होगा, वाज बिलीव्ड, टेंस चेंज कर दिया भाई साहब, गलत है, आइए कंसील्ड को चेंज करते हैं। लिखा है क्रूशियल इंफॉर्मेशन वर कंसील्ड, यार इंफॉर्मेशन तो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल चीज है, तो उसके साथ हम क्या यहां पे वर लगा सकते हैं, कभी भी नहीं लगा सकते, गलत है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आ जाइए टू कंसील, कंसील्ड को हम टू कंसील में क्यों चेंज करेंगे, ऐसा कौन सा रूल है कि ये इंफिनिटिव हो जाएगा, गलत है। टू हैव कंसील्ड, अब दिमाग में सवाल आएगा कि टू हैव कंसील्ड कैसे हो गया, मैंने आपको पढ़ाया है, परफेक्ट इंफिनिटिव पढ़ाया था ना, बताया था ना उसमें कि आप जब पास्ट टेंस को चेंज करते हो तो परफेक्ट इंफिनिटिव में भी लिखा सकता है, तो टू लगा है, हैव लगा है, V3 लगा है, परफेक्ट इंफिनिटिव है या नहीं, बिल्कुल होगा, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं और इससे प्री में भर भर के एसएससी ने सवाल पूछे थे। आगे फिर से S1 S6 आ गया, चलो समझते हैं क्या लिखा हुआ है, द सन इज द प्राइमरी ट्रांसमिटर ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑन द अर्थ सर्फेस एंड इन द एटमॉस्फेयर। लिखा है कि सन जो है वो प्राइमरी ट्रांसमिटर है एनर्जी का, सन जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है जो प्रोसेस ऑफ चेंज है अर्थ सर्फेस में उसके लिए और एटमॉस्फेयर में। S6 में है ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंसोलेशन इज अब्सॉर्ब, एक छोटा पार्ट जो है इंसोलेशन का वो अब्सॉर्ब होता है एंड कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। P में लिखा है इट्स रेज आर ट्रांसमिटेड इन वेरियस वेवलेंथ्स, इसके जो रेज हैं वो वेरियस वेवलेंथ्स में ट्रांसमिट होते हैं सोलर स्पेक्ट्रम के, मेनली इन द अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड बैंड्स, खास करके अल्ट्रावायलेट में, विजिबल में और इंफ्रारेड बैंड्स में। क्यों में है व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम रीच द अर्थ, जब जो कंपोनेंट्स है सोलर स्पेक्ट्रम के वो अर्थ पहुंचते हैं, द इंसोलेशन इज पार्शियली एब्सॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी, जो इंसोलेशन है वो पार्शियली एब्सॉर्ब होता है और थर्मल एनर्जी में चेंज होता है। आर में है द अमाउंट ऑफ एनर्जी द अर्थ रिसीव्स फ्रॉम अदर सेलेस्टियल बॉडीज इज नेग्लिजिबल बाय कंपैरिजन, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ रिसीव करता है दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज से वो नेग्लिजिबल है कंपैरिजन में। एस में है रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन
दैट स्ट्राइक्स द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। जो रेडिएंट एनर्जी सन से एब्जॉर्ब होता है और अर्थ को स्ट्राइक करता है उसे इंसोलेशन बोलते हैं। आई क्या लिखा है, कहीं से कुछ लिंक बन रहा था क्या? मुझे तो एक लिंक दिखा, आई होप आपको भी वो लिंक दिखा हो। क्या बोला गया था कि सन जो है ये प्राइमरी ट्रांसमीटर है एनर्जी का। ठीक, आगे आइएगा, आर नंबर में मुझे दिखा था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी द अर्थ रिसीव्स फ्रॉम अदर सेलेस्टियल बॉडीज इज नेग्लिजिबल बाय कंपैरिजन। अगर कंपेयर किया जाए तो जो अर्थ और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिसीव करता है दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज से वो नेग्लिजिबल है। मैंने कैसे अंदाजा लगाया? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये अंदाजा कैसे लगेगा। देखो ना, यहां चीख चीख के सेंटेंस कह रहा है कि प्राइमरी ट्रांसमीटर यही है, तो सेकेंडरी कौन है? यहां बताया गया सेकेंडरी कौन है। इसका मतलब है इन्हीं के कंपैरिजन में बोला जा रहा है ना, सन के कंपैरिजन में बोला जा रहा है ना। क्या बोला जा रहा है कि सन प्राइमरी ट्रांसमीटर है, हालांकि अर्थ को और भी जगह से एनर्जी मिलती है पर कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है। जिसका मतलब है S1 के बाद R फिट आ रहा है, S1 के बाद R फिट आ रहा है। आइए ऑप्शन में R से शुरू होना चाहिए, R से, S से शुरू है, R से शुरू होना चाहिए। आगे बढ़े। इसके अलावा कोई और लिंक मिल रहा था क्या? हाँ जी, मुझे एक लिंक मिल रहा था। क्या लिंक मुझे मिल रहा था? यहां पे S नंबर देखना, S नंबर में इंसोलेशन की बात की गई थी। क्या कहीं और इंसोलेशन की बात की गई है? हाँ जी, Q में इंसोलेशन की बात की गई है। क्या बोला गया? द इंसोलेशन इज पार्शियली एब्जॉर्ब्ड। यहां बोला गया था इंसोलेशन कहते किसको है, और यहां बोला गया कि सोलर स्पेक्ट्रम इंसोलेशन, सोलर स्पेक्ट्रम जब अर्थ पहुंचता है इंसोलेशन पार्शियली एब्जॉर्ब होता है। जिसका मतलब है S के बाद Q होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? S के बाद Q, इसमें देखिए तो S के बाद P है, गलत है, S के बाद Q होना चाहिए, आंसर होगा। क्या पेयरिंग करके बात समझ में आई है? आगे बढ़ें क्या? 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला जा रहा था, प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग इंडिविजुअल्स टू पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी सोनली ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली कनेक्शंस रेदर देन मेरिट इज कॉल्ड। जो प्रैक्टिस है जिसमें इंडिविजुअल्स को फैमिली कनेक्शंस के बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है, मेरिट के बेसिस पे नहीं, इसे क्या कहते हैं? इसे क्रॉनिज्म कहते हैं, इसे नेपोटिज्म कहते हैं, इसे फेवरेटिज्म कहते हैं, इसे पेट्रोनेज कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? आपके दिमाग में दो वर्ड्स आ रहे होंगे, इनफैक्ट तीन वर्ड्स आ रहे होंगे, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, क्रॉनिज्म। तीनों का मीनिंग सेम होता है। बार बार मैं बोल रहा हूं, मैंने जानबूझ के एक एक ऑप्शन क्यूरेट किया है कि आपको मैं जितना कंफ्यूज कर सकूं मैं करूं। पेट्रोनेज तो नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है जो अमाउंट किसी भी व्यक्ति को मिलता है, जो मेरिटोरियस, उनको जो पैसा मिलता है, तो ये तो नहीं है आंसर। फेवरेटिज्म का मतलब होता है जो आपके फेवरेट लोग हैं उनको बहाल करना। प्लीज माइंड, यहां आपसे क्वेश्चन में फैमिली कनेक्शन की बात की गई थी, तो ये तो नहीं हो सकता। क्रॉनिज्म का मतलब होता है अपने दोस्तों को या जान पहचान वाले लोगों को फेवर करना, फैमिली नहीं, दोस्तों या जान पहचान वाले लोगों को, तो क्रॉनिज्म भी नहीं होगा। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, नेपोटिज्म। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत क्लोज ऑप्शंस थे। क्रॉनिज्म क्या होता है? जहां पे आप अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाते हो। फेवरेटिज्म मतलब क्या होता है? जहां पे आप फेवरेट लोगों को फायदा पहुंचाते हो। नेपोटिज्म स्पेसिफिकली जो अपनी फैमिली को, किथन किन को फायदा पहुंचाते हो। आपसे फैमिली कनेक्शन ही पूछा गया था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? जो बोला मैंने यहां लिखा है सिनोनिम एंटोनिम के साथ। अगला, a person who publicly supports a cause or policy but secretly works against it is known as। एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावे के लिए किसी को सपोर्ट कर रहा हो पर एक्चुअली मैं उसको उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, उसको क्या कहते हैं? उसको टर्नकोट कहते हैं, सबोटोआ कहते हैं, हिपोक्रेट कहते हैं, या फिफ्थ कॉलमनिस्ट कहते हैं। टर्नकोट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार अपना पक्ष बदले, जिसको रेनेगेट भी कहा जाता है, दल बदलू, ये तो नहीं होगा। जो सबोटाज करे, दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, उसको सबोटर कहते हैं, ये भी नहीं होगा। हिपोक्रेट का मतलब होता है जो मैंने कहा बाद में मैं उसी के अगेंस्ट करने लगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? फिफ्थ कॉलमनिस्ट। फिफ्थ कॉलमनिस्ट, एक और वर्ड सिखा देता हूं यहीं पे, एक होता है सिक्स्थ कॉलमनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? जो उसकी मदद करे। एग्जांपल से समझाऊंगा तुरंत समझ जाओगे। धुरंधर देखा? धुरंधर देखा ना? उसमें क्या था कि जो रणवीर सिंह है वो पाकिस्तान में रह रहे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे, तो वो फिफ्थ कॉलमनिस्ट है। अच्छा, इसी में उनके एक चाचा है गौरव गिरा, जिन्होंने रोल प्ले किया है, तो गौरव गिरा उनकी मदद कर रहे हैं रणवीर सिंह की, वो जूस वाले दुकान वाले। इसका मतलब वो क्या होंगे? सिक्स्थ कॉलमनिस्ट होंगे। क्या बात समझ में आ गई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े। फिर से इनडायरेक्ट का सवाल है। बोला जा रहा है इट इज एसेंशियल दैट द ऑडिट रिव्यू कमिटी रिव्यू विद द फाइंडिंग्स थॉरली बिफोर एनी पब्लिक डिस्कोर्स इज मेड। कमेंट में बताना, खास करके अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, क्या आपका 32 नंबर करेक्ट हुआ है क्या? जिन बच्चों ने करेक्ट किया मेरे साइड से चॉकलेट, जिन बच्चों ने भी करेक्ट किया, ठीक है, मेरे साइड से क्लियर्स। गूगल पे का नंबर देना, आपको 1-1 रुपए भेजूंगा, ठीक है।
बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब खूबसूरत चुम्बेश्वरी सवाल है। देखो क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्टर सेड, पास्ट है, इट इज एसेंशियल, चेंज होगा, दैट द ऑडिट कमिटी रिव्यू, रिव्यू वर्ब है, ठीक है, रिव्यू द फाइंडिंग्स थॉरली बिफोर एनी पब्लिक डिस्कोर्स इज मेड, इज को चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पे 3 वर्ब है, तीनों को चेंज करना पड़ेगा। इट इज एसेंशियल, इज का वॉज होगा, वॉज है, वॉज है, वॉज है, इज है, कट गया। इधर आ जाओ, इज मेड, इज का वॉज होना चाहिए, वॉज मेड, इज मेड, गलत है, वॉज मेड। अब या तो आंसर ए है या तो आंसर सी है। अब रिव्यू को क्या करेंगे, रिव्यू को रिव्यूड कर देंगे, कौन सा है, रिव्यूड है, रिव्यू है ना, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चॉकलेट क्यों अनाउंस किया मैंने, इतना सिंपल होता तो मैं चॉकलेट क्यों बोलता, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों, वही बात है, आपने ये चीजें पढ़ी है, पर जब क्वेश्चन में आएगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। क्या ये आपको नहीं पढ़ाया गया है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपेरेटिव, इट इज एसेंशियल, ये सारी चीजें यूज करते हैं, क्या कहा चला गया, एसेंशियल, है ना, इट इज एसेंशियल, इट वॉज एसेंशियल, इट इज इंपेरेटिव, इट वॉज इंपेरेटिव। क्या याद है आपको इसके साथ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगता है, याद आ रही है बात। अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगता है तो जो वर्ब का फॉर्म है वो तो हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर इस सेंटेंस को हमने इट वॉज एसेंशियल भी कर दिया तो ये आगे का जो फॉर्म है, जो दैट क्लॉज है इसके बाद, वो तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव में ही रहेगा, उसको थोड़ा ना चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे रिव्यूड क्यों करेंगे, अगर आपने रिव्यूड कर दिया तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया सेंटेंस, फिर आपको मैं ये एरर डिटेक्शन में देने लगूंगा कि ये एरर डिटेक्शन है भैया, यहाँ पे बताओ क्या एरर होगा। एरर ये होगा कि रिव्यूड नहीं रिव्यू होना चाहिए। अगर मैं एरर में दूंगा आप तुरंत सही कर लोगे, पर नरेशन में वो रूल लगाने के लिए आपको लगेगा ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है, ग्रामर का रूल है, चैप्टर स्पेसिफिक थोड़ी है। तो क्या है, वॉज एसेंशियल हो जाएगा। आंसर यहाँ क्या है, रिव्यू होना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोलो खूबसूरत सवाल है या नहीं, मजा आ गया कि नहीं बना गया। 33 पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ, द कमिटीज डिसीजन टू पोस्टपोन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स व्हाइल अनाउंसिंग माइनर पॉलिसी ट्वीक्स वाज मेयरली एन अटेम्प्ट टू डैश ऑफरिंग शॉर्ट टर्म रिलीफ विदाउट एड्रेसिंग कोर इश्यूज। ईडीएम का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है क्या है, कौन सा ईडीएम आएगा। लिखा है कमिटी का जो डिसीजन है कि वो पोस्टपोन करेगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को, जबकि उन्होंने अनाउंस किया है माइनर पॉलिसी ट्विक्स। कमेटी का जो डिसीजन है कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को, जो चीजें बेहतर करनी थी उनको वो पोस्टपोन करेगा, जबकि उन्होंने छोटे छोटे ट्विक्स किए, माइनर ट्विक्स किए, छोटे छोटे इधर उधर चेंजेस कर दिए। वो एक अटेम्प्ट था डैश करने का कि वो शॉर्ट टर्म रिलीफ देंगे एक्चुअल मुद्दे को ना पकड़ के। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बहुत बार क्या करती है, चीजों को सुधारने की जगह पे उनको ढकने की कोशिश करती है, छोटे मोटे चेंजेस कर दिए। जैसे रोड टूट गया है, वो नई रोड नहीं बनवाएंगे, या जो रोड टूट गया 1 साल में उसके कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पकड़ेंगे, वो क्या करते हैं, पैचवर्क करवा देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको रॉक द बोट कहते हैं, इसको पेपर ओवर द क्रैक्स कहते हैं, इसको रीड बिटवीन द लाइंस कहते हैं, इसको स्टील अ मार्च कहते हैं। तो भैया आंसर है, इसको पेपर ओवर द क्रैक्स कहा जाता है। फिर से एडीएम देख लो ना, कहीं पे दरार आ गई, आप उसके ऊपर पेपर लगा रहे हो, दरार उससे खत्म हो गई क्या, आप तो छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना। तो पेपर ओवर द क्रैक्स उसको कहा जाता है। 4 एडीएम थे, रॉक द बोट ट्रबल करना, पेपर ऑफ द क्रैक्स प्रॉब्लम्स छिपाना, रीड बिटवीन द लाइंस हिडन मीनिंग समझ लेना, स्टील अ मार्च एडवांटेज उठाना। क्लियर, आगे बढ़े। अगला वर्ड है प्रोलिफिक। आपसे पूछा गया है प्रोलिफिक का एंटोनिम बताइए। अब देखो प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, प्रोलिफिक का मतलब होता है इन अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी संख्या में होना, या फिर किसी चीज का बहुत एक्सेसिवली प्रोडक्टिव होना, एक्सेसिवली प्रोडक्टिव होना, ये दोनों चीजें। आइए अब अगर हम ऑप्शन देखें, यहां लिखा हुआ है स्केर्स। स्केर्स मतलब होता है कम संख्या में होना, मेअगर कम संख्या में होना, अनप्रोडक्टिव बंजर होना, स्पेर्स कम संख्या में होना। चारों के चारों एंटोनिम। फिर से इंटरेस्टिंग सवाल, चारों के चारों एंटोनिम आपसे पूछ रहा है, आंसर किसको करोगे। अच्छा, अब इसके तो 2 डेफिनेशन थे। अगर हमने ये वाला डेफिनेशन उठाया इन अ लार्ज क्वांटिटी, फिर ये भी एंटोनिम है, ये भी एंटोनिम है और ये भी एंटोनिम है, इज इट पॉसिबल 3 आंसर हो जाए? नहीं। तो एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप ये वाला डेफिनेशन मत पकड़ो, आप ये वाला डेफिनेशन पकड़ो, एक्सेसिवली प्रोडक्टिव। उल्टा कर देते हैं, ये तीनों भी हालांकि हैं, पर आंसर कौन सा होगा, अनप्रोडक्टिव, क्योंकि हमें इसमें से बेस्ट चुनना था, एक चुनना था। क्लियर है, मीनिंग यहां सारा लिखा है। आगे बढ़े, आइए अब आ जाते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट के ऊपर। ठीक है, क्लोज टेस्ट जब भी आता है मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर करेंगे। आप अगर लेवल देख रहे हो तो इसमें मैंने कोई इज एमआर वाला क्लोज टेस्ट का ऑप्शन नहीं डाला है। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि
मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन इस लेवल का उस लेवल का है। एक हिंदी में कहावत है, खुद मियां मिट्ठू। कई बार वही फीलिंग आता है कि यार अपना प्रोडक्ट मैं खुद बेच रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर क्या मजबूरी है, करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कुछ नासमझी है, कुछ अनअवेयरनेस है, या कुछ नेग्लिजेंस भी बोलूंगा। होता क्या है कि हम ऐसे क्रिएटर्स हैं जो थोड़े वैसे वाले हैं कि हमें रील्स नहीं करने, हमें कुछ ऐसे भयंकर सी चीज नहीं कर लेनी, कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसके वजह से हमारा चैनल बहुत अफेक्ट होता है। ठीक है, अब ये सब चीजें डिस्कस करने वाली नहीं है, पर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा तो एक इरिटेशन आएगा आपके अंदर कि अरे सर अपने ही क्वेश्चन को बार बार आप तारीफ कर रहे हो, कितना अच्छा सवाल, कितना अच्छा सवाल। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये एक डिफरेंशियल फैक्टर है। ऐसे सवाल आपको बहुत रेयरली मिलते हैं। ऐसा मौका आपको शायद ही मिलेगा पूरे यूट्यूब पे जो इतना रिलेवेंट हो और इतना चैलेंजिंग हो। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि स्टूडेंट इन सब चीजों की वैल्यू नहीं समझते, और वो आपको चैनल के ग्रोथ पे मिल जाएगा। जो भी टीचर कंट्रोवर्सी नहीं करता, जो भी टीचर फालतू का ज्ञान नहीं देता, उसके चैनल की ग्रोथ नहीं होती। और ये दुनिया का दस्तूर है। ईमानदार आदमी इस लाइन में सबसे पीछे होता है, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहा है, वो एथिक्स है। मेरे कुछ एथिक्स है, मैं उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं चाहता तो मतलब मैं क्यों यूट्यूब पे डालूंगा पेड बैच का कंटेंट? नहीं डालूंगा। पर यार एक तरीका होता है ना काम करने का। हमें वो तरीका पसंद है जिसमें थोड़ा हमारा फायदा हो, थोड़ा स्टूडेंट का फायदा हो। हम उस वाले लाइन में नहीं घुस सकते जहां पे हम रीलबाजी करने लगे, शायरी बोलने लगे, चुटकुले बोलने लगे, डबल मीनिंग बातें बोलने, नहीं हो पाएगा हमसे। ऐसे केस में हमारा कंटेंट हमेशा पीछे रहता है। इसलिए हमें बार बार खुद को प्रमोट करना पड़ता है ये बोल के कि अरे कंटेंट बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं कर रहे ना हमारे बिहाफ में। उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, हम एंटरटेनमेंट दे नहीं पाएंगे। हम वैल्यू दे पाते हैं, हम वैल्यू दे रहे हैं, पर ग्रोथ नहीं होती उससे। तो हमें यार बार बार ये बोलना पड़ता है। तो अगर आप बोर हो रहे हो मेरी इन बातों से कि मैं अपने क्वेश्चन को बार बार अच्छा कह रहा हूं, तो मेरी मजबूरी समझना। मुझे कोई शौक नहीं भाई फेम का, नाम का, वरना मैं अपना सबसे पहले तो मैं अपना फेस दिखा देता ना अगर मुझे फेम का भूख होता तो वो सब नहीं है यार। बट इट्स जस्ट के चीजें अच्छी नहीं लगती कभी कभी, ये चीजें मतलब बुरी लगती है कि यार अच्छा तो कर रहा हूं, अच्छा तो पढ़ा रहा हूं, अच्छी चीजें दे रहा हूं, ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ था? पब्लिक पॉलिसी डिबेट्स आर रेयरली ड्रिवन बाय एविडेंस अलोन। जो पब्लिक पॉलिसी के जो डिबेट्स होते हैं ना, जो जो गवर्नमेंट जो कानून बनाती है, उनमें केवल सबूत या डेटा काफी नहीं होता। दे आर इक्वली शेप्ड बाय नैरेटिव्स दैट फ्रेम इंस्टीट्यूशनल इंटेंट एंड पब्लिक परसेप्शन। उनमें ना बहुत बार नैरेटिव्स चलते हैं। नैरेटिव का मतलब हम लोग अगर आसान भाषा में समझे तो माहौल, माहौल बना दिया गया किसी चीज के खिलाफ, माहौल बना दिया गया किसी चीज की तरफ में। तो माहौल जो है वो बहुत ज्यादा काम करते हैं इंस्टीट्यूशनल इंटेंट और पब्लिक परसेप्शन को फ्रेम करने में। इन रिसेंट ईयर्स रिफॉर्म इनिशिएटिव्स हैव फेस्ड हाइटेंड स्क्रूटिनी। हाल फिलहाल के सालों में ये जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। नॉट मेयरली फॉर देयर आउटकम्स, उनके परिणाम की वजह से नहीं, बट फॉर द assumptions गाइडिंग देयर फॉर्मुलेशन। लेकिन उन नियम कानूनों को क्यों बनाया गया है, इसको लेकर जो भ्रम है, उस भ्रम के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशानियां हुई हैं। While such examination is indispensable in a democratic framework, जबकि जो डेमोक्रेसी है उसमें ऐसे एग्जामिनेशंस को मतलब रोका नहीं जा सकता, ये तो होगा ही होगा। It can sometimes dash the complexity of governance by reducing multifaceted challenges to simplistic binaries. कभी कभी ये जो गवर्नेंस के कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, उनको ये बहुत ज्यादा डैश कर देते हैं, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनको ये सिंपल बाइनरीज में कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। मान लो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट बहुत सारे नए नए मशीन्स बनवाना चाह रही है, ठीक है? तो वो हो नहीं पा रहा। अब जब वो 10 साल से नहीं हो पा रहा, तो लोग उसको सीधा सीधा कह देते हैं कि ये फेल हो गया। बाइनरीज मतलब क्या होता है? या तो 0 या तो 1, मतलब या तो फेल या तो पास। पर ऐसा नहीं है। पैसेज ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसमें बहुत अलग अलग तरीके के चैलेंजेस होते हैं। तो इसके खिलाफ माहौल बना देना कि ये फेल है या पास है, ये बहुत सिंपलिस्टिक कर देना उस चीज को। इतना सिंपल है नहीं। A recurring concern is the tendency to dash short-term disruptions as indicators of systematic failure, overlooking the adaptive and iterative nature of large-scale reforms. एक जो कंसर्न, एक जो चिंता बार बार आ रही है वो ये है कि जो शॉर्ट टर्म डिसरप्शंस है ना, जो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने में, उसको एक फेलियर बता दिया जाता है सिस्टम का, और कहा जाता है कि ये होगा ही। जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो कि कोई कंपनी छोड़ो, हमारे डिफेंस में मान लो कि सरकार ये चाहती है कि डिफेंस में कंप्लीटली मेक इन इंडिया लग जाए। पर क्या ये इतना आसान है? आप जब इतने सालों से कहीं से वेपन खरीद रहे हो तो क्या साल भर में वो बदल जाएगा? नहीं। तो ये जो छोटे छोटे डिसरप्शंस आते हैं ना, लोग उनको कहते हैं कि ये तो भाई फेल हो गया।
पूरा का पूरा पॉलिसी बेकार हो गया। पॉलिसी मेकिंग स्पेशली इन द हेटेरोजेनियस सोसाइटीज seldom follow a linear path. Instead, it involves recalibration in response to evolving constraints. पॉलिसी मेकिंग जो है खास करके जब हेटेरोजेनियस सोसाइटी है, एक तरीके के लोग नहीं है, अलग कास्ट, अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज, सब कुछ अलग अलग है, तो ऐसे केस में उसको पाने का ना कोई सीधा रास्ता नहीं होता, लीनियर पाथ नहीं होता, वो ऐसे ऐसे चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे चलेगा। बहुत बार रिकैलिब्रेशन होता है और जैसे जैसे परेशानियां आती रहती हैं वैसे वैसे उन परेशानियों को उसके हिसाब से सॉल्व किया जाना होता है। When this reality is ignored, जब इस रियलिटी को इग्नोर कर दिया जाता है, पब्लिक डिस्कोर्स रिस्क्स बिकमिंग डैश। जब इस रियलिटी को इग्नोर कर दिया जाता है, पब्लिक डिस्कोर्स जो है वो डैश हो जाता है, प्रिविलेजिंग रेटोरिकल सर्टेनिटी ओवर एनालिटिकल डेप्थ, जिसमें रेटोरिकल सर्टेनिटी जो है वो एनालिटिकल डेप्थ को खा जाती है। मतलब यह है कि जब इस परेशानी को, मतलब जब लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं होते कि छोटी छोटी परेशानियां हर दिन आती हैं किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने में, तो उन छोटी परेशानियों को खत्म करने में वक्त लगता है। जब लोग इस चीज को, इसके डेप्थ को नहीं समझ पाते, तो वो बस कहने लगते हैं कि ये तो भाई एकदम बर्बाद चीज है, बेकार हो गया, काम ही नहीं आया। मोर ओवर, इसके साथ साथ एन एक्सेसिव फोकस ऑन डिक्लेयर्ड इंटेंट रेदर देन मेजरेबल आउटकम्स मे डैश अकाउंटेबिलिटी, अलाउिंग स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज टू परसिस्ट beneath द veneer ऑफ रिफॉर्मिस्ट एम्बिशंस। अब दूसरी परेशानी की बात यहां पे हो रही है। अब क्या बोला जा रहा है कि जब लोग, क्योंकि नैरेटिव की बात हो रही है, तो जब लोग इंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके आउटकम्स पे नहीं, तो ऐसे केस में अकाउंटेबिलिटी जो है वो डैश कर जाती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज हैं वो रिफॉर्मिस्ट एम्बिशन के नीचे दब जाती है। कहने का मतलब है, जैसे डिमोनेटाइजेशन का एग्जांपल ले लो, अपोजिशन क्या कहता है कि डिमोनेटाइजेशन में आपका इंटेंशन अगर अच्छा भी था, जिस तरीके से आपने उसको एग्जीक्यूट किया वो गलत था। तो क्या कहा जा रहा है कि जो एक्सेसिव फोकस अगर इंटेंट के ऊपर कर लिया जाए, तो ऐसे केस में जो परेशानियां उसके एग्जीक्यूशन में है, कई बार वो नजरअंदाज हो जाती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Institutions that remain insulated from sustained evaluation can gradually grow to dash corrective feedback, thereby weakening mechanism essential for long-term policy refinement. ऐसे संस्थाएं जो इंसुलेटेड रहती हैं, मतलब जो बिल्कुल अभिन्न है, जो बिल्कुल अलग है सस्टेन्ड इवैल्यूएशन से, मतलब जिनको बार बार चेक नहीं किया जाता, धीरे धीरे करके वो करेक्टिव फीडबैक की तरफ डैश हो जाते हैं, जिससे ये मैकेनिज्म कमजोर पड़ जाता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिफाइनमेंट नहीं हो पाती। तो यहां ना बेसिकली दो प्रॉब्लम्स डिस्कस किया गया है। पहला तो प्रॉब्लम ये है कि जब लोग जो है वो परसेप्शन बना लेते हैं किसी चीज को लेकर, तो उस परसेप्शन को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। लोग प्रॉब्लम्स को ठीक तरीके से समझते नहीं है और उसके आसपास में माहौल बना देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि बहुत बार जब सरकार कुछ नया स्कीम लॉन्च करती है, तो स्कीम को लेकर बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि नहीं, सरकार चाह तो सही चीज रही है, ठीक है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, ऐसे केस में जो परेशानियां हुई हैं वो नजरअंदाज हो जाती हैं। ठीक है, आइए अब हम एक एक करके फिलअप करने की कोशिश करेंगे। हमें मोटा मोटा कंटेक्स्ट समझ में आ गया, नेगेटिव टोन है पूरे पैसेज का। ठीक है, हम एक एक करके फिलअप करेंगे। हम सिर्फ वो लाइन पढ़ेंगे जिस लाइन में ब्लैंक है और समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है, जबकि ऐसे जो एग्जामिनेशन है ये इंडिस्पेंसिबल है, मतलब ये जो क्रिटिसिज्मेंट है ये इंडिस्पेंसिबल है, इनकी वजह से कई बार जो कॉम्प्लेक्सिटी है गवर्नेंस की वो डैश हो जाती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस को सिंपलिस्टिक बाइनरीज में बदल देता है। आइए, क्या हो जाता है, वो इल्यूमिनेट हो जाता है। इल्यूमिनेट का मतलब होता है जानकारी प्रदान करना। यहां पे तो कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए कि गवर्नेंस के जो कॉम्प्लेक्सिटी है गवर्नेंस की वो डैश हो जाती है, वो तो बढ़ जाएगी ना, इल्यूमिनेट तो नहीं होना चाहिए। अगला वर्ड है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ये हो सकता है कि वो क्या हो जाता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। मतलब ये है, समझना कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना गवर्नेंस की, उसको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां बना दी जाती हैं। तो पूरा पैसेज का कंटेक्स्ट तो वही था कि गवर्नमेंट को कोई परेशानी हो रही है, जैसे मान लो गवर्नमेंट को कहीं पर रोड बनाना है पर आसपास का लैंड गवर्नमेंट अक्वायर नहीं कर पा रही, तो एक साल से रोड नहीं बन रहा। अब जनता के लिए वो क्या है, वो बाइनरी में रखेंगे कि या तो रोड बना या तो रोड नहीं बना, इसका मतलब ये फेल हो गया। तो ये जो डिस्टॉर्शन है ना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस का, ये परेशानी में डाल देती है। तो ये तो ठीक लग रहा है। अगला है इंटेंसिफाई, कॉम्प्लेक्सिटी को इंटेंसिफाई कर देता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, अनरेवल कर देता है, उसको सुलझा देता है। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, मैं नेगेटिव वर्ड चाहिए था। आंसर क्या है, वो डिस्टॉर्ट कर देता है। आपको मैंने कंटेक्स्ट समझाया। आगे है, अ रिकरिंग कंसर्न इज द टेंडेंसी टू डैश शॉर्ट टर्म डिसरप्शंस एज इंडिकेटर्स ऑफ सिस्टमेटिक फेलियर। एक जो परेशानी बार बार आ रही है वो ये है कि जो छोटी मोटी परेशानियां होती है ना,
उनको ऐसा दिखा दिया जाता है कि वो सिस्टम ही फेल हो गया। छोटी मोटी परेशानियां क्या होती हैं, उनको एग्जैजरेट कर दिया जाता है। क्या प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट किया जाता है? प्रॉब्लम्स को और बदतर कर दिया जाता है? नहीं, शॉर्ट टर्म डिसरप्शन को और बदतर नहीं किया जाता। अगर हम एग्जैजरेट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि अगर कहीं पे रोड मिलने में दिक्कत हो रहा है तो लोग लाठी लेकर उतर गए, वो होता है प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देना। यहां प्रॉब्लम्स को बढ़ाने की बात नहीं की गई थी। लोगों की जो टेंडेंसी है कि वो शॉर्ट टर्म डिसरप्शंस को सिस्टमेटिक फेलियर समझ लेते हैं, गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। आइए, मिसकंस्ट्रू मतलब होता है गलत फहमी पाल लेना किसी चीज को लेके। एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना। एंटिसिपेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। यहां जरा समझना कि रिकरिंग कंसर्न ये है कि लोगों का जो टेंडेंसी है कि वो अंदाजा लगा लेते हैं शॉर्ट प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक फेलियर नहीं, वो श्रेय देते हैं शॉर्ट टर्म को सिस्टमेटिक फेलियर नहीं, वो मिसकंस्ट्रू कर लेते हैं, वो गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं कि शॉर्ट टर्म डिसरप्शंस जो है वो एक्चुअली में सिस्टमेटिक फेलियर्स है। आगे बढ़े। जब इस रियलिटी को इग्नोर कर दिया जाता है तो पब्लिक डिस्कोर्स में यह रिस्क हो जाता है कि वो क्या बन जाएगा, वो डैश बन जाएगा, जिससे रेटोरिकल सर्टेनिटी जो है उसको फायदा मिलेगा एनालिटिकल डेप्थ की जगह पे। ठीक है, कि ये जो प्रॉब्लम है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बीच में आते रहते हैं, जब इस रियलिटी को इग्नोर कर दिया जाता है तो पब्लिक डिस्कोर्स में ये डर होता है कि वो क्या बन जाएगा, वो पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड मतलब समझते हो ना, किसी चीज को लेकर एक ओपिनियन बन जाना। तो जब इस रियलिटी को इग्नोर कर दिया जाता है तो ये डर होता है कि ये जो डिस्कोर्स है लोगों का, ये जो माहौल बना रहे हैं लोग, ये पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज समझते हो ना, सब लोग कहने लगेगा अरे सरकार तो बेकार है यार, पोलराइज्ड बोलते हैं उसको। ये हो सकता है ये जो डिस्कोर्स है, ये जो माहौल है, ये फ्रेगमेंट हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। माहौल टुकड़ों में बढ़ जाएगा नहीं, माहौल स्पेकुलेटिव हो जाएगा, माहौल में लोग अंदाजा लगाने लगेंगे नहीं, माहौल डिस्मिसिव हो जाएगा, माहौल बोलेगा बेकार है बिल्कुल। आंसर क्या है? माहौल पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। मोर ओवर, इससे आगे, एन एक्सेसिव फोकस ऑन डिक्लेयर्ड इंटेंट, जब डिक्लेयर्ड इंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस लगाया जाता है रेदर देन मेजरेबल आउटकम्स, जब डिक्लेयर्ड इंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है मेजरेबल आउटकम की जगह, ये अकाउंटेबिलिटी को डैश कर सकता है। कोई नेगेटिव वर्ड होगा यहां पे कि जब आप ये कहते हो कि नहीं सरकार की नीयत तो ठीक थी, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, इससे क्या होगा, जो काम करने वाले लोग हैं वो गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। कह रहे ठीक है यार, कैसे भी काम करो, जनता को तो यही लगता है ना कि सरकार की नीयत ठीक थी। इसका मतलब यह है, यहां पे कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए कि जिम्मेदारी से भागने की बात है। रीइंफोर्स, फिर से किसी चीज को लागू करना, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो सकता। ऑब्सक्योर का मतलब होता है वेग बना देना, अकाउंटेबिलिटी धुंधली हो जाती है, ये हो सकता है, नेगेटिव वर्ड। कंसोलिडेट, अकाउंटेबिलिटी मजबूत हो जाती है, गलत है। सेंट्रलाइज, अकाउंटेबिलिटी एकदम मेन पार्ट प्ले करने लगती है, गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि इंसुलेटेड रहते हैं सस्टेन्ड इवैल्यूएशन से, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बार बार जिनको इवैल्यूएट नहीं किया जाता, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको छोड़ दिया गया कि चलो जैसे भी काम कर रहे ठीक है यार, क्या होगा धीरे धीरे वो करेक्टिव फीडबैक लेना बंद कर देंगे। मतलब जिनको छोड़ दिया गया, सोचो कि आपको कोई कभी घर में पढ़ने बोलता ही नहीं, तो धीरे धीरे आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाएगा ना कि नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि जिनका जो इंसुलेटेड हो जाते हैं, इंसुलेटेड मतलब आर पार चीजें नहीं हो सकती, तो वैसे केस में वो करेक्टिव फीडबैक लेने के लिए डैश हो जाते हैं। रेजिस्टेंट टू, वो रेजिस्ट करने लगते हैं, नहीं। इंडिफरेंट टू, इंडिफरेंट मतलब होता है कि आपको फर्क ना पड़े, ये इमोशन से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। इम्परवायस, ये करेक्ट वर्ड है ना। इम्परवायस का मतलब होता है जो इंसुलेटेड रहे इमोशन से, जिससे कुछ फर्क ही ना पड़े, ये आंसर हो सकता है। डिटैच्ड हो जाएंगे, डिटैच्ड फ्रॉम होता है, टू नहीं, टू लिखा हुआ था। आंसर क्या होगा? इम्परवायस। क्या मेरी बात समझ में आई? ये सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे, हालांकि मैंने समझा दिए, आप इसे पढ़ लेंगे। आगे बढ़े, फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया। क्वेश्चंस देखिए, 40 नंबर, 41 नंबर, 42 नंबर। 41 में क्या था? जो अंडरलाइंड एक्सप्रेशन है व्हेन रीडिंग इज रिड्यूस्ड टू स्कैनिंग, इसका क्या किस तरीके से इसे यूज किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यार सपोर्टेड बाय द पैसेज, पैसेज में किसे सपोर्ट किया गया? पैसेज में कहीं पर अट्रोफी वर्ड आया है। अट्रोफी का मतलब क्या होता है? कीवर्ड लिख लिया मैंने। सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का? क्या इन्फरेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं पैसेज से? राइट, चलो पैसेज देख लेते हैं एक बार, देख लो पैसेज नंबर, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1। पढ़े, लिखा है रीडिंग was once regarded not merely as a means of acquiring information but as an intellectual discipline demanding patience, attentiveness and interpretive engagement। लिखा है रीडिंग जिसे एक वक्त पे सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करने का सोर्स नहीं माना जाता था, बल्कि ये एक
मानसिक डिसिप्लिन था, जिसके लिए पेशेंस चाहिए, अटेंटिवनेस चाहिए और इंटरप्रेटिव एंगेजमेंट चाहिए, मतलब आप चीजों को पढ़कर समझ पा रहे हो। इस चीज को डेवलप करने का एक साधन था। इट इन्वॉल्व अ डेलिबरेट स्लोइंग डाउन ऑफ थॉट, allowing ideas to unfold gradually and meaning to emerge through sustained reflection। कितना अच्छा लाइन है। लिखा हुआ है कि ये एक जानबूझकर किया गया सोच की स्पीड को स्लो करने का तरीका था, जिसमें धीरे धीरे आप किसी चीज को पढ़ते हो, फिर आप आंखें बंद करके उसको समझते हो, सोचते हो। उससे क्या होता था कि रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता था। In contemporary society, however, this immersive engagement with text appears increasingly imperiled। अभी का जो वक्त है, जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, ये जो इमर्सिव एंगेजमेंट था, ये धीरे धीरे कर खतरे में आ गया। इंपेरिल्ड मतलब होता है डेंजर में होना, वो धीरे धीरे करके खतरे में आ गया। द ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन सटल rather than abrupt। Digital interfaces have recalibrated reading habits, privileging speed, accessibility and immediacy। देखा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये सटल है, ये अब्रप्ट नहीं है। डिजिटल इंटरफेस जो है वो धीरे धीरे करके रिकैलिब्रेट उसने कर दिया रीडिंग हैबिट्स को, प्रिविलेज्ड स्पीड को और एक्सेसिबिलिटी इमीडिएसी को। मतलब जब से नए तरीके आ गए, जब चीजें डिजिटल हो गई, तो रीडिंग हैबिट धीरे धीरे खत्म हो गया। अब प्रिविलेज किस चीज को मिल रहा है? स्पीड से पढ़ना है, हर चीज एक्सेसिबल है आपके और तुरंत आपको रिजल्ट चाहिए। टेक्स्ट इज नाउ एनकाउंटर्ड इन फ्रेगमेंट्स, हेडलाइन, समरीज, नोटिफिकेशंस, डिजाइन टू बी कंज्यूम्ड rather than contemplated। कितना अच्छा लाइन है। जो शब्द है अब वो फ्रेगमेंट्स में पढ़ते हैं। हेडलाइन पढ़ लिया, एक दो बार समरी देख लिया किसी चीज का, नोटिफिकेशन आ गया, अब हम उसको कंज्यूम करने के लिए पढ़ रहे हैं, उसको कंटेम्पलेट करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम समझ नहीं रहे उस चीज को, हम बस कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज को। While such efficiency enhances exposure to information, it simultaneously diminishes depth। अब ऐसे जो एफिशिएंसीज है ना, ये एनहांस करते हैं हमारे इंफॉर्मेशन के एक्सपोजर को। मतलब हमें इंफॉर्मेशन तो इसके मदद से मिल जाती है, लेकिन जो डेप्थ हमें चाहिए वो खत्म होता जा रहा है। रीडिंग once an act of inquiry risks becoming an exercise in contraction where comprehension is secondary to retrieval। रीडिंग जो एक वक्त पे जागरूकता का एक सूचक था कि हम पढ़कर इंक्वायरी करते थे, जागते थे, अब हम बस मीनिंग निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। दिस शिफ्ट हैज प्रोफाउंड कॉग्निटिव इंप्लीकेशंस। ये हमारी मानसिक स्थिति पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है। डीप रीडिंग कल्टिवेट्स इंटरफेरेंशियल रीजनिंग, एम्पैथी एंड द कैपेसिटी टू ग्रैपल विद एम्बिग्विटी। जो डीप रीडिंग है ना, वो हमारे अंदर एक रीजनिंग, इंप्लीकेशनल रीजनिंग को जन्म देता है कि आप चीजों को पढ़कर समझ पाओ। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको दिक्कत क्यों होती है, क्लोज टेस्ट में दिक्कत क्यों होता है? यही तो रीजन है कि आप रीडिंग कर ही नहीं रहे हो। बार बार हर टीचर कहता है रीडिंग करो, आप इंप्लाई नहीं कर पाओगे कि क्या कह रहा है सेंटेंस। When reading is reduced to scanning, these faculties atrophy। जब रीडिंग जो है वो केवल स्कैनिंग बन जाए ना, कि देखो और समझो, तो ये फैकल्टीज अट्रोफी हो जाते हैं। यहां से दो सवाल पूछा गया था। पहला, ये अट्रोफी का मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। अट्रोफी का मतलब होता है किसी चीज का खराब हो जाना, कमजोर हो जाना। ट्रांसफॉर्म सिनोनिम नहीं होगा, बदलना। स्टैग्नेट, रुक जाना, खराब होने को कहा जा रहा है। डिटीरियोरेट हो सकता है। स्टेबलाइज मतलब होता है रुक जाना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, आपसे पूछा गया था अंडरलाइंड एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, देख लो एक बार सेंटेंस में कैसे यूज किया जा रहा है। लिखा है कि जब रीडिंग रिड्यूस हो जाता है स्कैनिंग में, ये फंक्शंस रुक जाते हैं। तो ये क्या है? नाउन क्लॉज है। भैया नाउन क्लॉज कैसे होगा ये वाला? यहां तो व्हेन से स्टार्ट है सेंटेंस, कंडीशन लगाया गया है, गलत है। एडजेक्टिव क्लॉज है, फिर कौन से नाउन के लिए आ रहा है नहीं पता। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है 100%। ये तो एक आपका कंडीशनल सेंटेंस था ना, कि जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा। When reading is reduced to scanning, these faculties atrophy। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द रीडर बिकम्स अडेप्ट एट, जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं वो अडेप्ट हो जाते हैं, वो स्किलफुल हो जाते हैं किस चीज में? रिकॉग्निशन, बट डेफिशिएंट इन इंटरप्रिटेशन। अब क्या होता है कि जब लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो वो चीजों को पहचान तो लेते हैं, पर वो उसका गहराई से मतलब नहीं समझ पाते। मीनिंग इज एप्रीहेंडेड सुपरफिशियली, स्ट्रिप्ड ऑफ नुएंस एंड कंटेक्स्ट। मीनिंग जो है ये ऊपर ऊपर का होता है, उसमें कोई नुएंस नहीं है, उसमें कोई कंटेक्स्ट नहीं है। इन सच सर्कमस्टांसेस टेक्स्ट सीज टू चैलेंज, दे मेयरली कंफर्म। और ऐसे केसेस में जो टेक्स्ट होते हैं ना, वो चैलेंज नहीं करते आपको, आप वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कंफर्म करते हैं। जैसे अभी आप ये पैसेज पढ़ रहे हो, कुछ समझ नहीं रहे, आप बस रीडिंग मार रहे हो। एजुकेशनल स्पेसेस हैव नॉट रिमेन्ड इम्यून टू दिस इरोजन। और ऐसा नहीं है कि ये केवल डेली लाइफ में है, जो स्कूल कॉलेज है वहां पे भी ये चल रहा है। करिकुला इंक्रीजिंगली एम्फसाइजेस आउटकम्स ओवर प्रोसेस, रिवॉर्डिंग करेक्ट आंसर्स rather than इंटरप्रेटिव स्ट्रगल। जो सिलेबस है उसमें केवल बोला जा रहा है कि भैया पढ़ लो जिससे मार्क्स आ जाए, कुछ भी उसमें इंटरप्रेटिव स्ट्रगल नहीं है। द एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी
fosters a utilitarian relationship with reading in which texts are approached as obstacles to be overcome rather than words to be entered. जो जोर है वो इस चीज पे लगाया गया है कि जो एफिशिएंसी है वो एक यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप में हो रीडिंग से, जहां पे टेक्स्ट को जो है वो केवल और केवल ऐसे अप्रोच करना है कि पढ़ के निकल जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो चीज समझने लायक है, सीखने लायक है। द प्लेजर ऑफ इंटेलेक्चुअल इमर्जन गिव्स वे टू ट्रांजैक्शनल एंगेजमेंट, और ये जो इंटेलेक्चुअल इमर्जन है ना, इससे ट्रांजैक्शनल एंगेजमेंट आता है। टू क्लेम दैट आर्ट ऑफ रीडिंग हैज एंटायरली वैनिश्ड वुड बी ओवरस्टेट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से रीडिंग का आर्ट चला ही गया। Yet it is undeniable that it has been marginalized within a culture oriented toward immediacy and distraction. लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि ये कम हो गया है और साथ ही साथ में ज्यादा करके रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है। रिकवरिंग दिस आर्ट रिक्वायर्स मोर देन नॉस्टैल्जिया, और इस आर्ट को रिकवर करने के लिए नॉस्टैल्जिया से ज्यादा की जरूरत है। इट डिमांड्स अ कॉन्शियस रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन, इसमें एक जो कॉन्शियस जो रेजिस्टेंस है वो उसकी जरूरत है एक्सेलरेशन की। Reading, in its fullest sense, is not merely about decoding symbols, but about cultivating attention in an age determined to fragment it. रीडिंग अगर अपने पूरे सेंस में किया जाए तो ये केवल एक सिंबल्स को डिकोड करने का काम नहीं है, बल्कि बहुत ध्यान से किया जाने वाला काम है। Without any cultivation, literacy may persist, but reading as a reflective and transformative act will continue to recede. अगर ये चीजें नहीं पैदा की जाती हैं तो लिटरेसी तो रहेगी, ठीक है, रीडिंग भी रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे कर कर वो जो आर्ट है वो रिफ्लेक्टिव आर्ट नहीं रहेगा और वो खत्म होता जाएगा। आइए, पैसेज हमने पढ़ लिया, ठीक है, कॉशियस टोन है पैसेज का, एक चीज को एक चिंता जताई जा रही है। 41 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर सपोर्टेड बाय द पैसेज। पैसेज में किस बात को सपोर्ट किया गया है? पहला, डिजिटल रीडिंग फॉर्मेट्स इनकरेज फ्रेगमेंटेड एंगेजमेंट विद टेक्स्ट। लिखा हुआ है जो डिजिटल रीडिंग फॉर्मेट है ना, उसमें फ्रेगमेंट वो इनकरेज करता है कि चीजों का मतलब समझे बिना उस चीज को बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। स्कैनिंग इनहेंसेस इंटरप्रेटिव डेप्थ एंड एम्पैथी। स्कैनिंग से हमारे चीजों को समझने की जो कैपेसिटी बढ़ जाती है। नहीं, ये तो गलत है, बढ़ती नहीं है। अगला, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइज एफिशिएंसी ओवर रिफ्लेक्शन। जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो लगातार प्रायोरिटाइज करते हैं एफिशिएंसी को रिफ्लेक्शन के ऊपर। ये भी बिल्कुल ठीक है, बस मार्क्स लाने के लिए सब लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब 1 और 3 करेक्ट है, यहां ओनली 1 है, 1 एंड 3 है, आंसर होगा ओनली 2 एंड 3। क्लियर है? आगे बढ़ें क्या? 43, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज टू आर्ग्यू दैट। पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? ए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज मेड रीडिंग ऑब्सोलीट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जो रीडिंग है वो खत्म हो चुका है, वो ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट तो नहीं हुआ, रीडिंग तो अभी भी कर रहे हैं ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। रीडिंग हैज बिकम इनएक्सेसिबल टू मॉडर्न रीडर्स। अब जो मॉडर्न रीडर्स हैं वो चाहे भी तो वो रीडिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। द रिफ्लेक्टिव डेप्थ ऑफ रीडिंग हैज बीन अंडरमाइंड बाय कंटेम्पररी हैबिट्स। ये है कि जो रीडिंग का जो डेप्थ था रिफ्लेक्शन का, वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया, ये हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम्स नो लॉन्गर वैल्यू लिटरेसी। एजुकेशन सिस्टम में अब कहा जा रहा है कि लिटरेट होने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है। अगला, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द ऑथर व्यूज मॉडर्न रीडिंग प्रैक्टिसेस एज। पैसेज से क्या पता चलता है कि जो ऑथर है वो रीडिंग प्रैक्टिसेस को कैसे ले रहा है? ए, एन इनएविटेबल इंप्रूवमेंट इन कॉग्निटिव एफिशिएंसी। एक इनएविटेबल इंप्रूवमेंट है कॉग्निटिव एफिशिएंसी का, मतलब जो समझदारी है जो हमारी, वो उसका ऐसा है कि ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इनएविटेबल है, ऐसा नहीं ले रहा। पैसेज में क्या बोला गया था? धीरे धीरे करके मॉडर्न रीडिंग खत्म हो रहा है, गलत है। अ न्यूट्रल एडेप्टेशन टू इंफॉर्मेटिव। नहीं, मॉडर्न रीडिंग प्रैक्टिसेस जो वो न्यूट्रल नहीं है भाई, वो खत्म कर रहा है चीजों को। अ शिफ्ट दैट सैक्रिफाइसेस डेप्थ फॉर इमीडिएसी। क्या बोला जा रहा है कि चीजें तुरंत चाहिए, भले वो डेप्थ से पढ़ी जाए या नहीं पढ़ी जाए, ये तो बिल्कुल इन्फरेंस था। अ टेम्पररी फेज बिफोर इंटेलेक्चुअल रिवाइवल। पैसेज में ये कहना है कि थोड़े दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला गया था। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर से पैसेज बढ़िया था। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि यूज किए गए हैं पैसेज में, आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना। लास्ट सवाल है होमोनिम्स का। उसके पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि इस तरीके का सवाल आपको बहुत कुछ सिखाकर गया है और जितनी मेहनत मैंने इसके ऊपर की है अगर आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, रिजोनेट कर रहा है अगर आपको वो, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करना। कैसे सपोर्ट करोगे? अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, अगर आप पुराने हो तो प्लीज शेयर। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर देना
कमेंट में जरूर बता देना कि इसमें से 45 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है, और आपको लेबल कैसा लगा एग्जाम का, ठीक है, मॉक का, राइट। क्या लिखा है? द कमिटी डिसाइडेड टू डैश द प्रपोजल केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी पब्लिक अनाउंसमेंट। कमिटी ने डिसाइड किया कि वो प्रपोजल को डैश करेगी बहुत ही ध्यान से पब्लिक अनाउंसमेंट करने के पहले। ऑप्शन पे आइए, एसआईटी साइट, सीआईटी साइट, एसआईजीएसटी साइट, एसईटी सीट। सीट मतलब होता है बैठना, ये नहीं हो सकता, यहां पे तो हमें वर्ब चाहिए था। एसआईटी साइट होता है जहां काम चल रहा है, नहीं हो सकता, दोनों नाउन है, ठीक है। अब है साइट। देखो साइट का मतलब एक तो होता है नजारा, दूसरा अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज करोगे तो देखने के सेंस में भी साइट यूज किया जाता है। क्या प्रपोजल को कमिटी देखेगी? नहीं। आंसर क्या होगा? सीआईटी साइट, एल्यूड करना, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलो, होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा और मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाया। सेशन काफी लंबा हुआ है, ऑब्वियसली 45 क्वेश्चन अगर मेरे तरीके की डिटेलिंग के साथ कोई पढ़ाएगा तो इतना वक्त तो लग ही जाएगा, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप एक सेटिंग में इतना नहीं बैठ सकते तो आप बीच में ब्रेक ले लेना, 20-25 क्वेश्चन देखना, फिर अगली सेटिंग में 20-25 क्वेश्चन देख लेना, और 2x स्पीड पे देखोगे तो थोड़ा टाइम भी बचेगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।